हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जामपुर पर। और यहाँ हम जो कर रहे हैं क्लास वो है अर्थशास्त्र की। सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ भाई दीनू, गुड मॉर्निंग। ललिता जी राम राम, बिल्कुल राम राम, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जामपुर पर। चालू कर रहे हैं। 11 बजे की इन्फॉर्मेशन थी कि 11 बजे से क्लास चालू करेंगे, लेकिन अपने पास स्लॉट खाली था तो मैं कहा भाई साहब समय अपने को जाया नहीं करना है। और आरिफ खान, हाँ भाई नमस्कार, बहुत ही अच्छा बच्चा है आरिफ खान। आरिफ खान ने मुझे कहा है कि सर मेरा नाम ले लेना। और जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हो, यूपीएसआई के लिए कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस की परीक्षा है उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण आपकी क्लास साबित होगी। तो सभी को नमस्कार है, सभी को हेलो हाय जो भी है, नमस्कार सत श्री अकाल सभी को। और भैया जल्दी से आ जाओ, जल्दी सारे के सारे आ जाओ। जलवा बिखेर दो, जलवा जलवा, चलो चलो भैया आ जाओ। हाँ जी, सभी को नमस्कार। आग लगा दी भाई, शाबाश 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 शाबाश। चलिए चालू करते हैं। आग लगाते रहो, लगातार आग उगलते रहो, लेकिन इसके साथ हमें पढ़ना भी है। कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, भारत में पंचवर्षीय योजना, एसएससी का फेवरेट। दिल्ली पुलिस में भी यहां से सवाल लगने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद ही क्या, यहां तो सवाल लगना ही बनता है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीपीओ हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यूपीएससी हो, सब में यहां से कोई ना कोई सवाल पूछा जाता रहा है, इसलिए अति महत्वपूर्ण आपका यह टॉपिक है। अच्छा, कल हमने एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा दूं, जो कल लोग नहीं आए थे उनको मैं बता दूं। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो किया है पंचवर्षीय योजना, भारत में योजनागत विकास। और इसमें सबसे पहले हमने बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना है तो 1 लिख दिया, 5 साल की है तो 5 लिख दिया, तो हमारे पास 51 आ गया। 19 हमें पता है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 से लेकर 56। जल्दी जल्दी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में रिपीट करते जाना, कब से कब है ये क्रोनोलॉजी आज ही याद हो जानी चाहिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1966। कितने साल का गैप? 3 साल का गैप। इस 3 साल के गैप में हमने क्या किया? हमने यहां पे करी हरित क्रांति। याद है हरित क्रांति किस किस को लेके आए थे? एम एस स्वामीनाथन आए थे, इसके बाद और भी सारे लोग आए थे, और भारत के अंदर उन्नत उत्पादन किस्म के बीज बांटे गए। हर जगह उत्पादन में, कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली, और इसी कृषि उत्पादन में वृद्धि को हमारे साहब विलियम गॉड साहब हरित क्रांति का नाम दे देते हैं। इसके बाद हमने बात करी चौथी पंचवर्षीय योजना की, वर्ष 1969 से लेकर 1974 तक, जहां हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और उसके बाद फिर हम आ गए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना पर। इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया गया है और भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। भारत में चुनाव होते हैं और इस बार चुनाव जीतती है जनता पार्टी, और इसके बाद सरकार बन जाती है मोरारजी देसाई की। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1979 में एंड होनी थी, इसे 1 वर्ष पहले ही खत्म कर दिया गया। 1974 से लेकर 78 केवल एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का रहा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। हमें चलना है इससे आगे वाली कहानी पर। कहानी आगे है। हमने ये देख लिया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का अंत हो चुका है 1974 से लेकर 78 तक। अब भैया यहां पे भारत का एक नया प्रधानमंत्री आया है। इस प्रधानमंत्री का नाम है मोरारजी देसाई। कौन आया है? मोरारजी देसाई साहब यहां ने भारत के नए प्रधानमंत्री आ गए हैं। भारत का उप प्रधानमंत्री भी बना है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब भी आ गए हैं, प्रधानमंत्री भी आ गए हैं। अब बात यह चली कि मोरारजी साहब, आपने पंचवर्षीय योजना के लिए आप कह रहे हो कि यह ढकोसला है, इसकी जगह क्या लाओगे? इसकी जगह भी तो कुछ चाहिए। तो उस समय मोरारजी देसाई का आर्थिक सलाहकार एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था डीटी लकड़वाला। क्या नाम था? डीटी लकड़वाला। नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम गरीबी का आकलन करेंगे तब भी देखेंगे डीटी लकड़वाला के जलवे हम देखेंगे। डीटी लकड़वाला एक बहुत ही मैं कहूं कि महत्वपूर्ण नाम रखते हैं भारतीय, यदि अर्थशास्त्र का इतिहास लिखा जाए तो डीटी लकड़वाला। डीटी लकड़वाला ने उस साल क्या किया? गुनार मेड्रिल। क्या हुआ? उन्होंने गुनार मेड्रिल का एक भाषण सुना था। गुनार मेड्रिल साहब कौन है? गुनार मेड्रिल को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था। तो भाई साहब एक चीज याद रखना, जब भी आपको नोबेल मिले जिंदगी में, क्या पता आपको भी नोबेल मिल ही जाए,
क्योंकि नोबेल के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, एक गोली खानी पड़ती है सीने में। तो नोबेल मिला था गुनार मैड्रिल को। तो हर नोबेल के बाद में एक भाषण होता है जिसे अधिभाषण कहते हैं। तो गुनार मैड्रिल ने क्या कहा कि जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं या जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, ये जो पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, जितने भी अविकसित राष्ट्र हैं, ये जो पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, ये एक ढकोसला है, ये गलत है उस देश के आर्थिक विकास के लिए। आखिर ऐसा क्यों कहा इन्होंने? देखो ना, हम बात कर रहे हैं विकासशील राष्ट्र की। हम कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं? विकासशील राष्ट्र की मुख्यतः, और हम बात कर रहे हैं विकसित राष्ट्र की। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग कंट्री एंड द अंडरडेवलप्ड कंट्री। जब अविकसित राष्ट्र है और विकासशील राष्ट्र है, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, यहां विकास की गुंजाइश कितनी होगी? बहुत ज्यादा विकास की गुंजाइश होगी। बहुत आगे तक बढ़ना है, इस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत कुछ बदलाव लाने हैं। ऐसे में यहां बदलाव जल्दी जल्दी होंगे कि बहुत ही स्लो होंगे? बहुत ही जल्दी जल्दी होंगे। ऐसे में आने वाले 5 वर्ष का अनुमान लगाना, अपनी अर्थव्यवस्था को गलत साबित करना होगा, कम आंकना होगा। उदाहरण के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, क्या आगे आने वाले 5 वर्षों के बाद की तकनीकी का आप अनुमान लगा सकते हैं? कितना बदलाव? क्या आज जहां हम खड़े हैं, आज जहां आप डिजिटल क्लासेस ले रहे हो, डिजिटल बोर्ड है, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं आपके घर में, आपके बेड में, आपके बिस्तर पर, आपके सोफे पर, आपके टेबल पर, आपके किचन में हम लोग पढ़ा रहे हैं। क्या 5 साल पहले यह सोच पाना संभव था? यदि 5 साल पहले योजना बनाई होती कि इस तरह से दिल्ली पुलिस का बैच करवाएंगे, तो क्या इस तरीके का सफल या इस तरीके से सुविधा अनुरूप यह योजना बन पाती? नहीं बन पाती, क्योंकि उस समय हमने योजना बनाई होती उस समय के संसाधनों के अनुसार, उस समय की तकनीकियों के अनुरूप। लेकिन when the country is underdeveloped and it is developing, it means there is a larger scope of development. यहां एक बहुत ही बड़ा विकल्प होता है विकसित होने का, एक बहुत बड़े बदलाव की गुंजाइश यहां पे होती है। इसीलिए पंचवर्षीय योजना अपने आप को कम आंकना होता है। यह पंचवर्षीय योजना की एक सबसे बड़ी कमी भी है। तो लोगों ने कहा ठीक है जी, आपकी बात मान लियो मास्टर साहब, आपने नोबेल जीता है, हमने मान लिया कि पंचवर्षीय योजना ढकोसला है, लेकिन किसी भी राष्ट्र में आर्थिक विकास के लिए कोई योजना तो होनी चाहिए। तो इन्होंने उसका विकल्प दिया कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान, कि भैया हिंदी में बता दो कि यहां एक अनवरत योजना का भी सिद्धांत काम कर सकता है। तो अनवरत योजना क्या होती है? तो भाई साहब बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि वर्तमान सरकार भी कहीं ना कहीं रोलिंग प्लान या अनवरत योजना के बारे में सोच रही है या सोचने को मजबूर हो रही है। अब इसमें क्या होता है? अनवरत योजना एक आम योजना की तरह है जिसमें आने वाले 20 से 25 वर्षों का अनुमान लगाया जाता है। मोटा मोटा एक उद्देश्य तय किया जाता है कि आने वाले 20 से 25 वर्षों में भारत एक महागुरु होगा, विश्व गुरु होगा। आने वाले 20 से 25 वर्षों के अंदर भारत के अंदर इतनी बड़ी तकनीकी आ जाएगी, या भारत का उद्देश्य होगा कि संपूर्ण साक्षरता होगी, मातृत्व मृत्यु दर नहीं होगी, शिशु मृत्यु दर नहीं होगी। यह हमने आगे आने वाले 20 से 25 सालों का एक उद्देश्य बना लिया है। अब इस 20 से 25 साल के अनुरूप ही आने वाले 10 से 15 साल का, आने वाले 10 से 15 वर्षों का एक छोटा अनुमान लगाया जाएगा। यहां पे रेट तय कर दी जाएगी कि आने वाले 10 से 15 सालों में हमें क्या अचीव करना है। किनको देखते हुए? 20 से 25 सालों को। अब ये जो 10 से 15 साल हैं, इनको देखते हुए हर साल नई तकनीकी को अपने आप में ढालते हुए हर वर्ष एक नई योजना बनानी है। हर वर्ष कौन सी योजना बनानी है? ईच ईयर ए न्यू प्लान विल बी फॉर्म्ड। जब हर साल नई योजना बन रही है, जिस हिसाब से उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, इस हिसाब से जो बदलाव आ रहे हैं, उस बदलावों को देखते हुए हर वर्ष एक नई योजना बन रही है, रोल हो रहा है। इसीलिए इसे बोलते हैं रोलिंग प्लान। यहां से सवाल, एक मेरा सिंपल सा सवाल है, रोलिंग प्लान का कंसेप्ट किसने दिया? गुनार मैड्रिल ने दिया। रोलिंग प्लान का कंसेप्ट भारत में किसने दिया? डीटी लकड़वाला ने दिया। या किसके सुझावों पर लाया गया? डीटी लकड़वाला के सुझावों पर लाया गया। किस प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया? तो मोरारजी देसाई द्वारा लाया गया। बहुत ही सिंपल से सवाल है, वन लाइनर सवाल है। इनकी प्रैक्टिस भी, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तब हम
और भी डिटेल में हम यहां बातें कर लेंगे, लेकिन ये याद रखना वर्ष 1978 से लेकर 79 में हुआ यूं कि चौधरी चरण सिंह जी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी। इन्होंने अपना हाथ खींच लिया, हाथ खींच लिया और एक नई सरकार बनती है चौधरी चरण सिंह साहब की। तो यहां पे 80 तक लगभग 2 साल तक, कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक यहां योजना अवकाश रहा। ये आपकी डिटेल है दूसरे योजना अवकाश की। पहले योजना अवकाश कितने साल का था भैया? 3 साल का था। दूसरा योजना अवकाश कितने साल का है? 2 साल का है। योजना कौन सी खत्म हो चुकी है? हमारी 5वीं खत्म हो चुकी है। अब कौन सी योजना आएगी? अब आएगी हमारे पास 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना, 6 फाइव ईयर प्लान। एक बार टाइमिंग बोलो मेरे साथ। 1980 से लेकर 1985 है, 1980 से लेकर 85 तक। यदि हम बात करें उद्देश्य की, तो भाई देखो एक चीज याद रखना, 4th 5 ईयर प्लान में, चौथी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने एक उद्देश्य रखा था, वो था सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का। किसका? आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का यहां पे उद्देश्य रखा था। और उस उद्देश्य में जब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना होती है, तब आपको यह भी याद होगा कि यही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्लियर है? यहां बिल्कुल क्लियर है, बहुत सही से क्लियर है। अब जब 6वीं पंचवर्षीय योजना आती है और 1980 में चुनाव करवाए जाते हैं, और इस बार इंदिरा और भी भारी बहुमत से जीत के आती है। इंदिरा अब थोड़ी सी कठोर हो चुकी हैं, थोड़े अखड़ स्वभाव की हो चुकी हैं। अब यहां इंदिरा का स्वभाव बदल चुका है। वर्ष है 1980, चुनाव बहुत ही भारी बहुमत से ये जीत के आती है। तो इस बार उन्होंने उद्देश्य बनाया सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर एवं आत्म सुरक्षा, सेल्फ अटेनमेंट जिसे कहें, कि जब तक भारत सेल्फ रिलायंस नहीं हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाएगा, तब तक भारत में विकास नहीं हो सकता। यह कहना था इस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में। यदि हम मॉडल की हम बात करें, अभी तक हम बात कर रहे थे लोगों की, लोगों के द्वारा दिए गए मॉडल की, लेकिन पहली बार भारत में बात करी जा रही है आयात और निर्यात आधारित आत्मनिर्भरता की। क्योंकि हम बहुत सारा चीजें मंगा रहे हैं, उधार में पैसा मंगा रहे हैं, हमारा खर्च हो रहा है, हम युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ योजनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा खर्चा है हमारी जान को। तो भैया इस छोटी सी जान ने मॉडल क्या बनाया? आगत निर्गत मॉडल। कौन सा मॉडल है? आगत निर्गत मॉडल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉडल। कौन सा मॉडल है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉडल। रीचा एक 11 बजे थी की क्लास, कोई बात नहीं, तो मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो कि मैं 11 बजे आ गया। इस मतलब यहां जल्दी क्लास लेने आ गया, मेरी गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चे छूट भी गया है तो कोई नहीं, पीछे जाकर देख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। हाँ जी, चलो भैया, चलो चलो, फालतू की बातें कर रहे हो, मैं इन बातों में नहीं पड़ रहा। वर्ष आया 1980। देखिए भारत में एक समिति बनाएगी, इस समिति का नाम था शिव रमन समिति, शिव रमन कमेटी। शिव रमन समिति की अनुशंसाएं काफी दिनों से पेंडिंग थी, लगभग 2 साल तक ये पेंडिंग रहती हैं। भाई शिवरमन का काम क्या था? शिवरमन साहब की समिति क्यों बनाएगी? तो यहां देखिए, जब शिवरमन समिति की अनुशंसाएं बनवाई गई, जब इन समिति का गठन हुआ, तब एक समस्या आ रही थी। समस्या कुछ इस प्रकार थी। क्या समस्या थी? ये समस्या इस प्रकार थी। समस्या ये थी कि आरबीआई ये कह रहा है कि भैया नए नोट भी मैं छापूं, उनको मेरे को बांटना भी है, सरकार का भी बैंक मैं हूं, राज्य का भी बैंक मैं हूं, केंद्र का भी बैंक मैं हूं, बैंकों का बैंक भी मैं हूं, अंतिम ऋणदाता भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। इसके अलावा मुझे कृषि ऋण को भी देखना होता है, क्योंकि खेती को, किसान को यहां मुझे लोन उपलब्ध करवाना है, यहां उसे इजी फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशिता की तरफ ले जाना है। अब मेरे पास इतने सारे काम है, मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा? इसीलिए शिव रमन समिति का गठन होता है, और शिव रमन समिति कहती है, 1980 में इसका गठन हुआ था, इसकी अनुशंसाएं बाद में आती हैं, और शिव रमन समिति ये कहती है, ये जो कृषि ऋण का काम है, जो आरबीआई का एक डिपार्टमेंट संभाल रहा है, ये काम सौंप दिया जाए एक भारत में दूसरे नियामक बैंक को, जिस बैंक का नाम था नाबार्ड बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या नाम था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
भारतीय राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसे हिंदी में कहते हैं किसको? नाबार्ड को। तो हिंदी माध्यम वाले नाराज ना होना, ये बिल्कुल सिंपल सा है। नाबार्ड की स्थापना हो गई है, किस समिति की अनुशंसाओं पर हुई है? शिवरमन समिति की अनुशंसाओं पर हुई है। कौन सी समिति की अनुशंसाओं पर? शिवरमन समिति की। जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बन जाती है, छठी पंचवर्षीय योजना लॉन्च हो जाती है, उसी साल वर्ष 1980 में 2 अक्टूबर 1980, याद रखिएगा डेट, कौन सी डेट है? 2 अक्टूबर 1980 को भारत में एक बिल्कुल अलग सी योजना बन जाती है, एक योजना लॉन्च होती है जिसका नाम था समन्वित, इसका नाम क्या है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह पहला मौका था कि भारत में ग्रामीण विकास की बात पर जोर दिया जा रहा था। हालांकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पहली बार सरकार ने यह तय किया था कि ग्रामीण विकास पर भी जोर दिया जाएगा, लेकिन पहली बार एक योजनाबद्ध तरीके से डेवलपमेंट की बात हो रही थी। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP लॉन्च किया जाता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती को 1980 में। 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना कर दी जाती है। देखो यहां आगत निर्गत मॉडल है, नाबार्ड यहां पे इंप्रूव किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर। याद रखना, जब जब आत्मनिर्भरता की बात होगी, जब जब आत्मनिर्भरता की बात होगी, तब तब भारत में कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा। इस बार सुझाव यह था कि जिन बैंकों का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक है, ऑल दोज बैंक्स विच हैव ए टर्नओवर ऑफ मोर देन 200 करोड़ शुड बी नेशनलाइज्ड। ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना ही उचित होगा। और इन्हीं की अनुशंसाओं पर अप्रैल 1980 में पिछली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। इस बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। पिछली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। भैया भैया कहां? और बहुत ही कम लोग आए हो आज। लोग क्या हो गया तुम्हें? परेशान हो? मोहित निगम भाई वो बात बहुत टायर्ड है। हाँ ठीक है। गंगा पालिए यार, ये आपस में बातें कर लो, तुम कर लो, हम तो बाद में पढ़ा लेंगे। हाँ भैया, अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहली बार कितने का करा था? 14 बैंकों का। दूसरी बार 6 बैंकों का। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब हमने वाणिज्यिक बैंकों का इसे क्या कहा था? प्रथम चरण। याद करो वो रात, जिस रात मैंने आपको ये बताया था कि जब पहली बार राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है वाणिज्यिक बैंकों का, तो इसीलिए इसे द्वितीय चरण कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का द्वितीय चरण कौन सा है, तो याद रखना वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का द्वितीय चरण है जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पिछली बार कितने थे? 14। इस बार कितने कर दिए गए? 6। कितने हो गए? कुल 20 हो गए। बाद में एक मर्ज कर दिया गया, इसकी संख्या कितनी पहुंच गई? 19 पहुंच गई। 19 के अलावा 4 SBI के एसोसिएट बैंक, एक भारतीय महिला बैंक, एक बैंक है IDBI बैंक, कुल 27 बैंक हो जाते हैं। लेकिन बाद में IDBI बैंक को बेसिकली नॉर्मल कर दिया जाता है, प्राइवेट बैंक का दर्जा दे दिया जाता है, क्योंकि IDBI बैंक में अधिकतम शेयर LIC खरीद लेती है। और वहीं 2016 के लगभग बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 2 बड़े बैंकों का विलय हो जाता है। और फिर जब निर्मला सीतारमण जब वित्त मंत्री बनती हैं, तो एक बड़ी घोषणा करती हैं कि अब इन बैंकों को 10 बड़े बैंकों को मर्ज कर 4 बैंकों में विलय करा जाएगा। यहां पे बात करी गई ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अंदर सिंडिकेट बैंक को मिलाया गया पंजाब नेशनल बैंक में। किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को और सिंडिकेट बैंक को मर्ज करा गया। इसके अलावा और भी यहां 4 बैंकों के अंदर ये सारा का सारा राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 12। ये याद रखना, वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की मतलब सरकारी बैंकों की
कितनी संख्या है, ये कुल संख्या कितनी हो गई है 12। एसबीआई के जितने भी एसोसिएट बैंक थे, भारतीय महिला बैंक था, इसको भी मर्ज कर कर एक कर दिया गया। दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा को भी मर्ज कर दिया गया, 2 बड़े बैंक उसमें मर्ज कर दिए गए। और तीसरा, जब 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंकों में परिवर्तित किया गया और कुल मिलाकर हमारे पास सरकारी बैंक कितने हो गए, 12 बैंक हो गए। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारी छठवीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे थे हम, छठवीं पंचवर्षीय योजना में। 84 के अंदर और भी कुछ हुआ। 1984 के अंदर भारत में एंटी सिख राइट्स होते हैं। कौन से राइट्स होते हैं, एंटी सिख राइट्स होते हैं। हुआ क्या था, मामला क्या था, मामला ये था कि अब इंदिरा के छोटे बेटे की मृत्यु हो चुकी है। बड़ा बेटा अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो पायलट था वो अब भारतीय राजनीति में आ चुका है। लेकिन अब तलाश है पंजाब में कांग्रेस की बढ़त बढ़ाने के लिए। तो राजीव गांधी को जरूरत थी एक व्यक्ति की, और उस समय प्रधानमंत्री हैं हमारे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी जेल सिंह, और उनकी मुलाकात होती है जनरल सिंह भिंडरावाला से। बाद में कुछ मामला गड़बड़ाता है, कभी मैं दूसरी चर्चा में बता दूंगा। हुआ यूं कि स्वर्ण मंदिर के अंदर नारा दे दिया जाता है खालिस्तान का। कौन सा नारा दे दिया गया, खालिस्तान का नारा दे दिया गया, और यहीं से कहानी बिगड़ी। और इसी मांग को खत्म करने के लिए भारत में चलाया गया 1984 के अंदर चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। कौन सा, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी यहां चला दिया गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत भैया जो खालिस्तान की मांग करने वाले थे उनको मार दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भारत के अंदर बहुत ही दर्दनाक घटनाएं होती हैं। एक कनाडा से इंडिया जाने वाले प्लेन को उड़ा दिया जाता है। एक बस से भरे हुए बस में लोगों के धड़ काट दिए जाते हैं। पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री जनरल बेन सिंह की हत्या कर दी जाती है। समस्त लोगों की हत्या कर दी जाती है, और अंत में इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी जाती है। 84 हो गया। अब इसी का बदला लेने लग जाते हैं आपस में। एक जो कम्युनल वॉर होता है या कम्युनल जो फाइट होती है, आपस में संघर्ष चालू हो जाता है, और यहां पे सब लोग भारतीय हैं। 1984 अब जरूरत थी, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इंदिरा मर जाती हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। अब जरूरत थी भारत को एक नए प्रधानमंत्री की। ज्ञानी जेल सिंह ज्ञानी साहब उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, और भारत में प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है राजीव गांधी को। कहानी अभी भी बिगड़ी नहीं है। राजीव गांधी जैसे ही आते हैं, राजीव गांधी ने 1984 के अंत तक, मतलब मैं लगभग 1985 बोल दूं तो कोई बेईमानी नहीं होगी, 1985 में भारत में एक बैंक की और स्थापना कर दी जाती है। इसे कहा गया एग्जिम बैंक, जिसे कहते हैं आयात निर्यात बैंक। क्या बोलते हैं, एक बार मेरे साथ बोलो, आयात निर्यात बैंक। यहां पे अच्छा, कल तुम लोग कुछ लोग ये भी कर रहे थे कि सर केसी नियोगी समिति आपने करवा दी, 1946 हमने पढ़ा है लेकिन 1949 कर दी। बेटा एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, उसमें आंसर की उठा लो। 1946 में मैं ये नहीं करा केसी नियोगी समिति बनी, उस समय बनी थी राष्ट्रीय योजना आयोग अनुशंसा समिति बनती है। लेकिन जब ये ट्रांजिशन होता है तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। 1949 में केसी नियोगी साहब को 32 दिन के लिए वित्त मंत्री बनाया जाता है, और इस दौरान केसी नियोगी साहब कहते हैं कि भारत में जरूरत है एक योजना आयोग की, एक प्लानिंग कमीशन की। इसलिए मैंने आपको बताया है 1949। क्लियर रखना इन चीजों को। तो ये जो जहां ये बता रहा हूं ना, इन चीजों में कंट्रोवर्सी मत करो, इन चीजों में सिर्फ याद करने की कोशिश करो। देखो चलो, छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे थे हम। छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, नाबार्ड की स्थापना हो गई है, शिवरमन समिति की अनुशंसाओं पर एग्जिम बैंक हो गया है, भारत में गैर सिख दंगे भड़क गए हैं, और इसके बाद भारत में एक नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, राजीव गांधी। अब कौन सी पंचवर्षीय योजना आएगी, बोलो बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। अब कौन सी पंचवर्षीय योजना आई, अब समय है 7वीं पंचवर्षीय योजना का। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 1985 से लेकर 1990। कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब इन्होंने उद्देश्य रखा कि भैया लोगों के पास रोजी रोटी हो, लोगों के पास काम हो, लोगों के पास खाने के लिए चीजें हो, और इसी के साथ भारत में उत्पादन बढ़े। इसी का नारा दिया और इसी को उद्देश्य बना लिया। रोजी रोटी एवं उत्पादकता उद्देश्य बन जाता है। रोजी रोटी एवं उत्पादकता, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, फूड वर्क
एंड प्रोडक्टिविटी बना दिया जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। मॉडल की बात करें तो मॉडल यहां अधिकतर अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉडल ही चलना है, कोई विचित्र या कोई बहुत ही अलग सा मॉडल नहीं आना है, तो यहां से मॉडल का सवाल भी हम खत्म कर देंगे। चलिए भाई आगे चलो। 1985 इंदिरा गांधी की मृत्यु हो चुकी है, एक योजना आती है इंदिरा आवास योजना। कौन सी योजना आई? इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चलती है, जिसके अंतर्गत जो गरीब लोग होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे निम्न स्तर पर रहने वाले लोग होते हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बनाने के लिए दिया जाता है। मतलब केंद्र सरकार की तरफ से यहां अनुदान होता है। केंद्र सरकार की तरफ से यहां क्या होता है? अनुदान होता है। इसी को कहते हैं इंदिरा आवास योजना। सर आयात निर्यात बैंक तो 1982 है। बेटा शिखा मलिक, ये जो आप एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की बात कर रहे हो, इसे 1982 में, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, बना दिया गया, लेकिन इसे अधिकार दिए गए 1985 में। जब भी कोई नियामक बैंक बनाया जाएगा उसको अधिकार भी दिए जाएंगे। अरे भैया मैं तुम्हें बता दूं कि हाँ तुम यहां के नेता बन गए, लेकिन नेता को अधिकार भी तो हो। जैसे हम बात करें आरबीआई अधिनियम 1934 आरबीआई को शक्ति देता है, सेबी एक्ट, सेबी अधिनियम सेबी को पावर देता है, वैसे ही यहां पावर देने वाली बात है। हाँ जो आप कह रहे हो कि एग्जिम बैंक की स्थापना का वर्ष है 1982, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसे एक आयात निर्यात बैंक के रूप में या एक रेगुलेटर बैंक के रूप में, नियामक बैंक के रूप में इसे शक्तियां मिलती हैं वर्ष 1984 के अंत में। हाँ हम बात कर रहे थे इंदिरा आवास योजना की। 7वीं पंचवर्षीय योजना चालू हो चुकी है, इंदिरा आवास योजना यहां पे बना दी गई है, इंदिरा आवास योजना आ चुकी है। इसके अलावा एक योजना और आती है, जवाहर रोजगार योजना। कौन सी रोजगार योजना? जवाहर रोजगार योजना। यह भारत की पहली रोजगार योजना होती है जहां क्रमबद्ध तरीके से योजना होने के, क्रमबद्ध तरीके से रोजगार देने की बात करी गई है। हालांकि 1979 में ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एक योजना और लॉन्च करी गई थी, ट्राइसेम। ये कब लॉन्च हुई थी? 1979 में। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ स्किल एंड एम्पावरमेंट ऐसे करके इसकी स्कीम का नाम था, याद रखना। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए ट्रेनिंग, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए ट्रेनिंग। हालांकि पहले 1979 में ऐसी एक योजना की चर्चा करी जा चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़े स्तर पर यह घोषणा नहीं हुई है। इसीलिए जब 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है तो आती है जवाहर रोजगार योजना। याद रखिएगा, यही चलकर आगे और रोजगार योजनाओं का नाम लेती है और अंततः हमारे पास मनरेगा आता है। इसके अलावा सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम की भी शुरुआत कर दी जाती है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की भी शुरुआत कर दी जाती है, सैनिटेशन प्रोग्राम की भी शुरुआत कर दी जाती है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की भी यहां शुरुआत कर दी गई है। पहली बार स्वच्छता की यहां बातें होने लगी हैं। ऐसी थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। हाँ भैया, हाँ कौन क्या बोल रहा है? कौन? जी 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 जी, नाम आने का। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मनरेगा आ गया। लेट आएगा, मनरेगा का नाम बहुत लेट आएगा, अभी मनरेगा नाम यहाँ नहीं पड़ने वाला है। सर पसीने आ रहे हैं। हाँ जी पसीने आ रहे हैं, थोड़ी गर्मी है यहाँ पे। सर तेज बढ़ाया करो। अच्छा और भी तेज बढ़ा दूं? रेल चला दूं यहाँ? रेल छुक 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 नहीं, इधर देख लो भैया। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना का अंत हो चुका है, लेकिन यह पहला मौका है भारत ने जहां 5% की वृद्धि दर को क्रॉस किया है। यदि हम बात कर ले 6वीं पंचवर्षीय योजना की, तो यहां जो वृद्धि दर रही थी 5.9 रही थी। 5वीं की बात कर ले तो 4.3 रही थी। कहीं ना कहीं 5% का आंकड़ा क्रॉस ही नहीं हो रहा था। ऐसे में एक अफवाह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चाएं होने लगी थी, क्यों भारतीय अर्थशास्त्री या कोई भी अर्थशास्त्री भारत में फेल हो जाता है 5% के आंकड़े को क्रॉस कर पाने पर। ऐसे में एक आदमी था जिसका नाम था प्रोफेसर राजकृष्णा। क्या नाम था? प्रोफेसर राजकृष्णा। प्रोफेसर राजकृष्णा से पूछा गया कि क्यों भारत एक निश्चित वृद्धि दर को पार नहीं कर पा रहा है।
प्रोफेसर राजकृष्णा एक अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री की पहचान होती है वो सार्केज्म में बात करता है, व्यंग में बात करता है। और इन्होंने एक व्यंग कसा, एक मजाक के लहजे में इन्होंने कहा कि हमने पुराणों में पढ़ा है, हमने मत्स्य पुराण में पढ़ा है, हमने गीता में पढ़ा है कि यह हिंदू विकास दर है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। हालांकि हमें कभी ये इस बात से फर्क नहीं कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, कि क्यों नाम दिया गया, क्योंकि बाद में पूछा गया तो इन्होंने लॉजिकल दिया इंडियन माइथोलॉजी का, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए एक वन लाइनर क्वेश्चन बन गया। और ये वन लाइनर क्वेश्चन क्या है, जल्दी बोलो। हिंदू विकास दर शब्द किसने दिया? प्रोफेसर राजकृष्णा ने दिया। इस तरीके से 7वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाती है वर्ष 1990 में। असली खेल होता है अब। 1990 आ चुका है। भारत की स्थिति देखते हैं। देखो, भारत जब खुला, जब भारत आजाद होता है 1947 में, तो भारत बहुत ही गरीब देश था, बहुत ही निर्लज, जिसे कहें गरीब, जिसके पास पैसे नहीं, वो देश हुआ करता था भारत। अब लेकिन भारत में आर्थिक विकास के लिए भी चीजों को विकसित करना आवश्यक है, चीजों का विकास करना है, चीजों को विकसित करना है। 1947 की बात है। जब भारत आजाद होता है तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में हिचकिचाता है, कोई भी कंपनी को भारत में लाने के लिए मना करता है। क्यों मना करता है? एक बार आई थी कुछ कंपनियां 200-300 साल में गई हैं, भारत नहीं चाहता था। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, ये कहानी थी भारत की। भारत एक बंद अर्थव्यवस्था था, जो बाहर के आयात और निर्यात पर केंद्रित ना होकर, भारत बड़ी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति ना देकर भारत एक बंद अर्थव्यवस्था बने बैठा हुआ था। लेकिन यहां पे कहानी चालू होती है, एक नई कहानी। वर्ष है 1990 से लेकर 1992। भारत का तीसरा और अंतिम योजना अवकाश, तीसरा और अंतिम योजना अवकाश, थर्ड एंड लास्ट प्लानिंग गैप। कौन सा था? 1990 से लेकर 1992 तक का। घटना क्या हुई? जब हम आजाद हुए तो हमारे एक बड़े भैया हुआ करते थे, और इन बड़े भैया का नाम था सोवियत संघ। इन बड़े भैया का नाम क्या था? सोवियत संघ, USSR। आज के रूस में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन जैसे देश बना लो, इतना बड़ा एक देश था। दुनिया में सर्वाधिक लौह भंडार मिलते हैं यूक्रेन में। दुनिया में सर्वाधिक लौह भंडार, सर्वाधिक लौह उत्पादन तो चीन में। दुनिया में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस मिलती है मॉस्को में। दुनिया में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया जाता था उस समय किर्गिस्तान, कजाकिस्तान के एरिया में। एक बहुत ही अमीर देश था। ये हमारे बड़ा भाई था। जब भी पैसे की जरूरत पड़ती, हम बड़े भैया को व्हाट्सएप कर देते, भैया आई नीड सम मनी, और भैया हमारे पास फोन पे, गूगल पे करके पैसे भेज दिया करते थे, और हमारी जिंदगी चल रही थी आराम से। लेकिन वर्ष आया 1991, 1991 जुलाई की बात है। भारत को दगदगाहट हो रही है, भारत का मन नहीं लग रहा है। आज हुआ यूं कि भारत के पास कुछ कंट्रीज आई हैं। रात के 10:12 पर गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देशों ने भारत की बेल बजाई है। खाड़ी देशों ने, खाड़ी देश मतलब गल्फ कंट्रीज मतलब सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, इराक, ओमान, बहरीन, ये सारे के सारे खाड़ी देश हैं। ये पेट्रोल उत्पादन करते हैं। भारत किसी भी देश नहीं, भारत ही नहीं, किसी भी देश की यदि अर्थव्यवस्था को विकसित करना है तो पेट्रोल, ईंधन वहां बेसिक कोर इंडस्ट्री में आता है। कोर इंडस्ट्री मतलब आधारभूत उद्योग। तेल, अब तेल हम उधार ले आया करते थे, पैसे तो थे नहीं। और जब बड़े भाई आपके बड़ी नौकरी कर रहे हो ना, तो गांव का छोटा मोटा बनिया आपको उधार दे देता है कि ले जाओ, कोई टेंशन नहीं, पैसे तो आ ही जाएंगे। खाड़ी देश हमें उधार दे दिया करते थे। लेकिन वर्ष 1991 में खाड़ी देशों ने हमारा दरवाजा खटखटाया। भारत ने भागकर दरवाजा खोला तो 5 देश खड़े थे, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, इराक, ओमान। बाद ने कहा भाई साहब इतनी रात को कैसा है? तो इन्होंने कहा कि यार ऐसा है, हमारे यहां युद्ध हो गया है, देयर इज अ वॉर इन गल्फ कंट्रीज। हमारे यहां क्या हो गया है? वॉर हो गया है। याद करो एयरलिफ्ट मूवी, याद है ना? कुवैत पर इराक का हमला है, याद है? वही वाला सीन चल रहा है। इन्होंने कहा जी हमारे यहां युद्ध हो गया है और हम आपसे उधार मांगते हैं, पैसे लौटाओ हमें। हमने कहा जी मिल जाएंगे, टेंशन ना करो, बड़े भैया को बोल देंगे पैसे आ जाएंगे, पहुंचाता हूं पैसे, पहुंचो। लेकिन इन्होंने बदतमीजी से पैसे आ गए। इन्होंने कहा ऐसा है भारत, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो उधार मत लिया करो। कुछ भी कहो, भारत की ईगो बहुत है। भारत ने कहा तुम्हारे मुंह पे मारता हूं पैसे। और भारत अपनी तिजोरी खोलने के लिए जाता है, हरिसन का ताला खोलता है और तिजोरी में केवल और केवल 100 करोड़ रुपए है।
जो भारत को चला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। 7 दिन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पास एक भी पैसा नहीं है। वर्ष है 1991, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 1991 इंडिया का फंड खाली है। भारत क्या तो गुस्से में बोल के आया था कि तुम्हारे मुंह पर मारता हूं पैसे, लेकिन यहां पे मुंह पे मारेंगे बाद में। खुद के हालात टाइट हैं, केवल 7 दिन चल सकता है भारत। 7 दिन के बाद भारत खत्म है। 1991 भारत बाहर आया। ये जो खाड़ी देश बैठे थे इनको बोला यार थोड़ा गुस्से में मैं बोल गया, वो बीवी ने दिमाग खराब कर रखा था, पानी वानी पियो, बैठो यहां पे। और मैसेज टिका दिया सोवियत संघ को। किसको मैसेज टिका दिया? सोवियत संघ को। आज के रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, इन्हीं देशों का एक समूह था जिसको कहते थे सोवियत संघ। मैसेज किया भैया आई नीड सम मनी। अब देखो यहां घटना ऐसी हो रही है, हमने मैसेज कर दिया और हम इंतजार कर रहे हैं ब्लू टिक आने का। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, बहुत ही वाहियात स्थिति होती है जब ब्लू टिक नहीं आता। लगता है देखा, लगता है नहीं देखा, ब्लू टिक नहीं आ रहा है। हम रात भर सो नहीं पाए कि ब्लू टिक क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ लोग इस बात से सहमत हो रहे होंगे कि सर ब्लू टिक वाला तो सिचुएशन सबके साथ होता है। ब्लू टिक नहीं हो रहा है। अब भारत तिल मिला रहा है। भारत सुबह उठता है 4 बजे, भारत ने फोन मिलाया और इस बार फोन उठाया है हमारी भाभी जी ने, यूक्रेन ने। किसने फोन उठाया? यूक्रेन ने। हमने कहा कि हमने भैया को कुछ पैसे के लिए मैसेज करा था, भैया का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो उधर से यूक्रेन का जवाब था कि ऐसा है, तुम्हारे भैया और मेरे बीच विघटन हो रहा है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। कब हो रहा है ये वर्ष याद रखिएगा, डिसइंटीग्रेशन, सोवियत संघ का विघटन हो रहा है। हमने कहा कि चलो ठीक है, तुम और भैया अलग अलग हो रहे हो, लेकिन बच्चों का क्या करोगे? छोटे छोटे बच्चे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, इनका क्या करोगे? तो यूक्रेन का कहना था कि बच्चे यूं कह रहे हैं कि मम्मी पापा अलग हो रहे हैं तो हम भी अलग हो रहे हैं। अब भैया खुद के घर की आग बुझाएंगे, हमें पैसे देंगे? हमें तो पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अब पैसे तो, पहली बात तो हमें गल्फ कंट्रीज को चुकाना है, दूसरी बात हमारे पास 7 दिन का पैसा बचा है, 7 दिन के बाद कोई पैसा नहीं है। पैसे तो कहीं से लाने पड़ेंगे मुन्ना। अब भारत को थोड़ा सा गम वाला माहौल हुआ, भारत ने अपने हेडफोन निकाले और गाना चला लिया, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। जब ऐसे गाने चलते हैं ना, कुछ यादें इनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, हमारी इनके साथ इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि हम थोड़े प्राचीन समय के लोग हैं। वापस चलेंगे उस कहानी पर। भारत को याद आता है अंग्रेज। कौन याद आए? अंग्रेज। भारत जाता है जल्दी से, ब्रिटेन चला जाता है, ये गाना ईयरफोन चल रहा है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। अंग्रेज लंदन पहुंच जाता है भारत ने दरवाजा खटखटाया और दिखता है अंग्रेज आज एक मूवी देख रहे हैं और मूवी का नाम है लगान। मूवी का नाम क्या है? लगान। कौन सी मूवी देख रहे हैं? लगान पिक्चर देख रहे हैं। कौन सी देख रहे हैं? लगान देख रहे हैं। अच्छा भैया, हमने भी देखी थी लगान। हमने कहा जी ऐसा है माई बाप, आपने 200-300 साल हमारा शोषण किया है, हमें कुछ तो पैसा दे दो, हमारे यहां हालत टाइट है, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, हमारे भुगतान संतुलन की समस्या है, देयर इज ए क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया, वी नीड सम मनी। लगान देख रहे थे वो। उन्होंने कहा दुगना लगान देना पड़ेगा। किन्होंने कहा? ब्रिटेन ने कहा भैया 45,000 किलो सोना फेडरल बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा कराइए और 20,000 किलो सोना, 1000 किलो की बात कर रहा हूं, ये ग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, 20 टन गोल्ड आप जमा कराइए फेडरल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के अंदर, और तब जाकर आप हमसे उधार ले जाइए। भैया इतना सुनना था और भारत थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। जब भारत को पानी के छींटे मारे गए, भारत ने होश में आया। पहले तो उन्होंने ऐसा है, ये लगान तो हमने भी देखी है, लेकिन ये जो तुमने 2 लगान बताए ना, इससे पहले 75,000 किलो सोना संयुक्त रूप से जापान, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के पास हमने रख दिया है। अब हमारे पास सोना नहीं है यार। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? सोने की चिड़िया बचा अभी तो सोने की चिड़िया भी नहीं है। अब क्या चाहते हो? तुम बर्बाद करना चाहते हो? तो इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने कहा कि हमने बप्पी लहरी को देखा है। उस दिन के बाद भारत ने कहा बप्पी लहरी जी थोड़े गहने कम पहना करो। मजाक की बात है, लेकिन यहां कुछ चीजें याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कहानियां, ये मनोरंजन कहानियां नहीं है, ये आपके कार्टून कहानियां नहीं है, ये कहानियां बनाई गई हैं आपको याद करवाने के लिए। क्लास में, ये मैराथन क्लास है, मजाक नहीं चल रहा है। इसीलिए इन कहानियों को जिस दिलचस्पी के साथ सुन रहे हो, उस दिलचस्पी के साथ दिमाग के अंदर एक गहराई से रुक देना, चीजें क्लियर और भी होंगी। अब भैया अंग्रेजों ने भी कहा गेट लॉस, और भारत निकल पड़ा। अब चाहिए अरिजीत सिंह के गाने चाहिए, और अरिजीत सिंह का गाना अब चलेगा चन्ना मेरे या मेरे या। थोड़ा गमगीन माहौल है। जब भी ऐसे गाने चलते हैं ना, अपने आप बादल गड़गड़ाने लगते हैं, काला मौसम हो जाता है, आंधी आने लगती है, हवाएं चलने लगती हैं।
और हवाएं, जब ऐसा माहौल होता है तब ठोकर लगती है इंसान को, और ठोकर लगी भारत को, और भारत को याद आई 1944 की कुछ हरकतें। हुआ यूं था कि 1944 से चल रहे हैं, वापस उस कहानी पे जोड़ता हूं, देखो कहां से जोड़ूंगा, कहानी सुनते रहो। 1944 में भैया 50 देश मिलकर कहते हैं कि चलो पार्टी करते हैं। जब मिल बैठे यार, तो ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर पार्टी करना दंडनीय अपराध है। तो भारत ने कहा कि कहां करें, तो कई जंगलों में कर लो। कहां कर लो? जंगलों में कर लो। जंगलों को अंग्रेजी में बोलते हैं वुड्स, और इस पार्टी का नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था इस पार्टी का? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। भारत को याद आ गई, भारत को याद आई ये जंगलों की पार्टी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो होता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर। लगभग 50 देश मिल बैठते हैं, पार्टी करते हैं, चिल करते हैं। जब भी पार्टी करते हैं तो कोई ना कोई तो घटना होनी चाहिए। तो ऐसा इस पार्टी में क्या हुआ था? इस पार्टी की मुख्य 3 बातें थी। कितनी बातें थी? 3 बातें। जिंदगी में याद रखना, रास्ते 2 मिलेंगे, लेकिन बातें कितनी मिलेंगी? 3 बातें मिलेंगी। एक हां, एक ना, और एक कुछ भी नहीं। वैसे ही यहां 3 चीजें हुई हैं। पहली चीज यहां बनी है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही विश्व बैंक की स्थापना की भी बात कर दी गई है। भारत में, दुनिया में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक मंदी आई है, आर्थिक बर्बादी आई है, उसको पुनर्निर्माण के लिए एक विश्व बैंक की स्थापना का प्रस्ताव यहां रखा जाता है। दूसरा, जो राष्ट्र खत्म हो चुके हैं, आर्थिक रूप से मर चुके हैं, उनके लिए एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी बात करी गई है कि जब जब किसी राष्ट्र को संकट आए, भुगतान संतुलन जैसा, तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काम देगा। तीसरी घटना उन्हें याद आती है। किसको याद आ रही है? ये फ्लैशबैक चल रहा है, याद करो। किसको? भारत को। किसको याद आ रहा है? भारत को। तीसरी जो संस्था बनाई गई थी, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब इसीलिए इन तीनों को, कौन सी तीनों को? इन तीनों को, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और गेट को बोला जाता है ब्रेटन वुड्स की 3 बहनें। यदि सवाल आ जाता है हु आर द 3 सिस्टर्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की 3 बहनें कौन कौन सी है, जल्दी से मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिखो, अपने वहां पे बोलो। आपके घर वालों को पता चलना चाहिए कि कहानी चल रही है और कहानी के साथ अर्थशास्त्र सीखा जा रहा है, कहानी के साथ भारतीय अर्थशास्त्र की कहानी सीखी जा रही है। तो भैया, पहली बहन का नाम है विश्व बैंक, दूसरी बहन का नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और तीसरी बहन का नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बाद में इस जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है, और इसके जगह बनता है विश्व व्यापार संगठन। कौन सा बनता है? विश्व व्यापार संगठन। चूंकि गेट की हत्या कर दी गई है, इसीलिए इन बचे कितने? माफ कीजिएगा, बचे कितने? ये 2 बचे, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसीलिए इनको ट्विंस भी बोला जाता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के जुड़वा बच्चे भी बोला जाता है। तो जुड़वा और 3 बहनें याद रखना, 3 सिस्टर्स, विश्व बैंक, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड IMF। लेकिन यदि बात आ जाए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के जुड़वा बच्चे कौन हैं, तो जुड़वा बच्चे 2 हैं, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। भारत को ये फ्लैशबैक चल रहा है। ये क्या चल रहा है? फ्लैशबैक चल रहा है। चलिए भैया, कहानी को पूरा करेंगे। अब इसमें हमें याद आया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना क्यों की गई है? इसका उद्देश्य देखिए। इसका उद्देश्य था कि जब भी राष्ट्रों को भुगतान करने में दिक्कत आए, हमारे यहां कौन सी दिक्कत थी? देखो, हमारे यहां 2 चीजें हो चुकी हैं। सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, खाड़ी देशों में युद्ध हो चुका है, इसलिए भारत के पास अब पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, भुगतान की समस्या है। इसीलिए इसी को बोलते हैं 1991 की भुगतान संतुलन समस्या। क्या बोलते हैं? 1991 की भुगतान संतुलन समस्या। आज तक भारत के पास एक बार भुगतान संतुलन की समस्या हुई है। कब हुई है? 1991 में। अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थी ध्यान दे लो भैया, इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, BOP क्राइसिस। कब हुई? पहला सवाल यहीं से बन गया, भुगतान संतुलन की समस्या किस वर्ष में हुई? 1991 में हुई। कारण क्या थे? कारण पहला था सोवियत संघ का विघटन हो जाना, दूसरा था खाड़ी देशों में युद्ध हो जाना। ऐसे में हम किसके पास पहुंच रहे हैं? हम पहुंच रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास पहुंच रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भुगतान संतुलन समस्या में, इसका उद्देश्य क्या है?
भुगतान संतुलन समस्या में राष्ट्रों की मदद करना, भुगतान संतुलन समस्या में राष्ट्रों की मदद करना, टू हेल्प द कंट्रीज ड्यूरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जब भी भारत के अंदर जब भी कहीं भुगतान संतुलन की समस्या होगी तब उसको हेल्प करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष खड़ा होगा, IMF खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? IMF। भारत पहुंच जाता है IMF के पास और IMF का दरवाजा खटखटाता है, IMF का दरवाजा, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा खोलने के लिए नहीं आता है। तो भारत अपने आप चुपचाप IMF के दरवाजे को खोलता है, ची करके गेट खुलता है, अंदर बिल्कुल अंधेरा है, अंदर एक बाबा बैठे हैं और बाबा का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भारत ने अपनी समस्या बताई। भारत की समस्या क्या थी, एक बार फिर से बता देता हूं, भुगतान संतुलन की समस्या है। भारत ने कहा कि हमारे यहां भुगतान संतुलन की समस्या हो गई है, बाबा कोई चमत्कार दिखाइए, इस समस्या से हमें पार लगाइए। बाबा ने कहा कि देखो, बाबा के पास आए हो तो जादू देख कर जाओगे। एक उन्होंने कबूतर उड़ाया और वो हवा के अंदर उड़ता है और उसे आग लग जाती है और वो बन जाता है पैसे का सूटकेस। बाबा ने चमत्कार दिखाया और भारत को दिया ये पैसे कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। भारत निकलने लगा। भारत जैसे ही दरवाजे पे पहुंचता है, पीछे से आवाज आई ठहरो, पीछे से आवाज आई कि ठहरो। भारत मुड़ के जाता है। IMF ने बोला इधर खड़ा हो। तुमने जर्मनी से पैसा ले लिया, तुमने इंग्लैंड से पैसा ले लिया, तुमने जापान से पैसा ले लिया, तुमने स्विट्जरलैंड से पैसा ले लिया, तुमने इंग्लैंड से पैसा ले लिया, तुम सोवियत संघ से पैसा ले रहे हो। आज तक तुमने जिस भी देश से पैसा लिया है वो देश बर्बाद हो रहा है। क्या चाहते हो तुम इस दुनिया से? और जब तुम नहीं चुका पा रहे हो तो क्यों ले रहे हो पैसा? तो हमने कहा कि बाबा कुछ तो बताओ। तो IMF ने कहा कि ऐसा अपने आप को सुधारो। हमने कहा ऐसा है, कोई ज्ञान की बात हो तो कर लो, वरना फालतू की बातें करो मत, वरना बाबाओं को मारते बहुत है। तो ऐसे में IMF ने कहा कि कान इधर ला, और भारत के कान में एक बात कही, LPG। क्या बात कही? LPG। हमने कहा बाबा गैस कनेक्शन चाहिए, क्या चाहिए? उन्होंने कहा चलो भाग जाओ यहां से, अपने प्रधानमंत्री से पूछना कि क्या चाहिए। LPG यदि लगाओगे तभी ये पैसा काम आएगा, वरना वापस ये कबूतर बनके उड़ के चला जाएगा। 3 शर्तें लगाई गई, L, P और G। उस समय हम पहुंचते अपने प्रधानमंत्री के पास और भारत का उस समय प्रधानमंत्री है सनी देओल। सनी देओल की एक मूवी आई थी नरसिम्हा, और भारत के प्रधानमंत्री हैं PV नरसिम्हा राव, एक विजनरी हैं। और उस समय वित्त मंत्री की यदि बात करें तो एक सोना सा सरदार है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ है, जिसका नाम है मनमोहन सिंह जी। भैया चाहे कितना भी लोग मजाक उड़ा लें, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, मनमोहन सिंह जी एक IAS हैं, 2 बार RBI के गवर्नर रहते हैं, 2 बार भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी रहते हैं, वित्त सचिव रहते हैं, 2 बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रहते हैं। बहुत काम किया इन्होंने, मजाक की बात अलग है। वित्त मंत्री हैं उस समय मनमोहन सिंह जी। हम गए नरसिम्हा राव जी के पास कि ऐसा है, बाबा ने पैसे तो दे दिए, पैसे किसने दिए हैं? IMF ने, लेकिन 3 शर्तों भी दिया है, LPG। और नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि अनुमति है, जो भी उन्होंने कहा है लागू कर दीजिए। मनमोहन सिंह जी से पूछ लीजिए इनका मतलब क्या है। तो मतलब हमें बताया गया, L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, L का मतलब लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, P का मतलब क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन। G का मतलब होगा ग्लोबलाइजेशन, G का मतलब क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। और इन्हीं चीजों को भारत में लागू कर दिया गया, और इन्हीं को संयुक्त रूप से वर्ष 1992 में 4th या 5th, चौथी या 5वीं, मुझे इसमें कंफर्म नहीं है, औद्योगिक नीति आती है, जिनके अंतर्गत वर्ष 1991 में लगा दिया जाता है। और इनको संयुक्त रूप से बोला जाता है LPG सुधार, LPG रिफॉर्म्स। क्या बोला जाता है? LPG रिफॉर्म्स। क्लियर है? कब हो रहा है ये? 1991 में। तो ये जो हमारी पंचवर्षीय योजना के बीच हमने जो अवकाश लिया था वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 1992 का, कौन सा वाला? ये वाला जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो अवकाश लिया है, इस दौरान हमने क्या किया? भारत में भुगतान संतुलन की समस्या हुई, कारण आपके सामने है, और इस समस्या को दूर किया LPG सुधारों के साथ। अब LPG सुधार क्या है, इन पर भी एक बार विस्तार से चर्चा कर लेंगे, फिर से पंचवर्षीय योजना पर लागू हो जाएंगे। चलो भैया, चलो जल्दी चले। हाँ जी। लिबरलाइजेशन, अब एक एक को समझाते हैं। यहां से सवाल बन जाता है यार, बहुत ही अच्छा सवाल बनता है यहां से। उदारीकरण, ठीक है जी।
तुम्हारे कमेंट देख लेता हूं। हाँ जी, कमेंट में जोश है, बिल्कुल जोश बनाए रखो। शाबाश 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 शाबाश, बहुत ही बढ़िया। नागेंद्र राव, विराट बाबू, बाबू आपका नाम है। कुछ कह रहे हैं कि कौन सा कोचिंग, अरे कोई बात नहीं, मैं जहां भी हूं तुम लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ है, जहां भी आ रहे हो बढ़िया बात है भैया, थैंक यू सो मच यार। अभिषेक निर्मल 1 नंबर, विपिन भाई, फरिया मलिक, अभिषेक सिंह, रोशन बगोरिया, दीपक मौर्य, विराट बाबू, बाबू बेटा बाबू, जोश कायम रखना, जोश को और भी तेज ले जाना है, और भी लोग लाने हैं, और भी हमें यहाँ जनसंख्या बढ़ानी है, और अपने को पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स समझ के जानी है। मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी मंगवा रहा हूं, 1 मिनट मेरे को, 1 मिनट, मैं 1 मिनट भी नहीं लूंगा, मैं सोच रहा हूं मैसेज कर देता हूं। चलो चलो कोई टेंशन नहीं, चलो कोई बात नहीं, पानी मिल जाएगा। पहले समझेंगे लिबरलाइजेशन क्या होता है। इसे समझने के लिए हमें करना पड़ेगा 1991 से पहले और 1991 के बाद 2 कहानियां समझनी पड़ेंगी। देखो भैया, 1991 से पहले पान गुटखा अजय देवगन की दुकान लगाने के लिए, अजय देवगन की दुकान लगाने के लिए कोई भी छोटे से छोटा काम करना हो, बड़े से बड़ा काम करना हो, एक कंपल्सरी लाइसेंसिंग की आवश्यकता पड़ती थी। कंपल्सरी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। एक बहुत ही प्रगाढ़ या कठिन लाइसेंसिंग प्रणाली से होकर गुजरना पड़ता था हर काम के लिए। इसे कहा जाता था लाइसेंसिंग राज। इसे क्या कहा जाता था? लाइसेंसिंग राज प्रणाली, जो भारत में लागू थी। लाइसेंसिंग राज प्रणाली, मैं एक आपको एग्जांपल से बता रहा हूं, औसतन एक लाइसेंस लेने के लिए 32 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता था, 32 स्टेजेस। और भारत है ये कोई ये दुनिया का विकसित राष्ट्र नहीं है। एक स्तर पर उस समय की बात कर रहे हैं, 1990 की बात कर रहे हैं, जब मैं जन्म ले रहा हूं तब की हम बात कर रहे हैं, 1991 की हम बात कर रहे हैं, मैं जन्म ले चुका हूं, ठीक है, तब की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे लाइसेंसिंग राज प्रणाली थी। एक लाइसेंस, एक स्टेज पर करीबन 4 महीने लग गए, तो 32 कितने लग गए? 32 चौके भैया, ओहो, 120 महीने, मोटे मोटे लगा लो, मुझे मैथ्स नहीं आती, मोटे मोटे लगाओ, 120 महीने कितने साल हो गए? 5, 6, 7, 8 साल लग जाते थे एक लाइसेंस लेने में, एक छोटा सा उद्योग करने में। ऐसे में भारत में उद्योग ज्यादा होंगे कि कम होंगे? कम होंगे। अब उदारीकरण की नीति के अंतर्गत क्या तय किया गया कि ये लाइसेंसिंग राज जो प्रणाली थी, ये जो लाइसेंसिंग राज सिस्टम था, इसे समाप्त कर दिया जाए, इसे समाप्त कर दिया जाए और लोगों को व्यापार करने में छूट कर दी जाए, व्यापार करने में छूट दे दी जाए। कब? 1991 के बाद। इसी सरकार की इसी नीति को, लाइसेंसिंग राज प्रणाली को समाप्त कर भारत में व्यापार करने की छूट देने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है उदारीकरण। वर्तमान में केवल 3 उद्योगों में लाइसेंसिंग, कंपल्सरी लाइसेंसिंग चाहिए, इसके अलावा आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। 1991 में केवल 14 उद्योगों को छोड़ा था, इसके अलावा सभी उद्योगों को फ्री कर दिया था। पान गुटखा तंबाकू, जिसकी भी दुकान खोलनी है, बर्फी बेचनी है आपको, जूते बेचने हैं, चप्पल बेचने हैं, मार्कर बेचने हैं, जो भी बेचना है अपनी दुकान खोल सकते हो। एक बहुत बड़ी लाइसेंसिंग प्रणाली से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इसे ही कहा गया उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। इसको क्या कहा गया? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण कहा गया। शाबाश 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 लोगों, शाबाश शाबाश, वेरी गुड भैया, बहुत ही अच्छे से बच्चे समझ रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई। आगे चलो जी, अगला क्या था? निजीकरण था। अगला क्या है? निजीकरण, LPG। P स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन। P का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। इसे भी उसी तरीके से हम बांटेंगे, इसे भी उसी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। 1991 से पहले और 1991 के बाद। 1991 से पहले अधिकतर उद्योग सार्वजनिक उद्योग हुआ करते थे। कौन से उद्योग हुआ करते थे? सार्वजनिक या सरकारी, जिनको बोलते हैं सरकारी उद्योग हुआ करते थे। अब मुझे ये बताओ, सार्वजनिक उद्योग या सरकारी उद्योगों में काम बहुत तेजी से होता है कि बहुत देर से होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, बोलो 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 बोलो। हाँ, ये दरोगा हप्पू सिंह। अरे हप्पू सिंह, अच्छा शाबाश भैया, और बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा है हप्पू सिंह, जान गया मैं तुम कौन हो। चलिए भैया, चलिए 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 चलिए, आ जाओ भाई लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, जो भी लोग कह रहे हो हम आ जाएं एग्जामपुर में। जी सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है, या बाकी फैकल्टी से भी पढ़ना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है।
अभी क्लास नहीं खत्म करूंगा, थोड़ा सा गला सूखा हुआ है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई मुझे पानी पिला जाए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ भाई, चालू करते हैं चालू करते हैं चालू करते हैं, इसको हम चालू कर देते हैं। चालू करते हैं। सार्वजनिक सरकारी उद्योग थे। चलो, इससे पहले क्या था कि जो ज्यादातर उद्योग थे सार्वजनिक उद्योग थे। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, बिल्कुल। सार्वजनिक उद्योग थे। अब सरकारी उद्योगों में काम तेजी से होता है कि धीरे से होता है? काम धीमे 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 कौन सा होता है? धीमे धीमे होता है। अब ऐसे में, अब चूंकि सरकारी उद्योगों का देखो लक्ष्य होता है कि यहां सार्वजनिक वितरण करना है, इन्हें इन्हें समाज कल्याण करना है, लाभ नहीं कमाना है, सिंपल सी बात है, इसलिए काम धीरे होता है। अब ऐसे में सरकार पर दो तरह का बोझ है। एक एक्सचेकर पर बोझ आता है कि कंपनियां जब लाभ नहीं कमाती तो सरकार को अपनी जेब से देना पड़ता है, और यहां तो भारत के पास पहले ही पैसे जल्दी खत्म हो रहे। दूसरी चीज, यहां पे पैसे तो खत्म हो ही रहे हैं, इसके अलावा एक और चीज, जब कंपनियां काम नहीं करती, लाभ नहीं कमाती, तो कितने दिन तक सरकार उन्हें झेलेगी? तो भैया क्या किया गया? इनमें विनिवेश किया गया। क्या किया गया? इनको विनिवेशित किया गया। विनिवेश, निवेश मतलब होता है पैसे लगाना, और विनिवेश होता है पैसे निकालना। मैंने ये बोर्ड में पैसा लगाया, निवेश किया, मैंने ये बोर्ड बेच दिया, विनिवेश हो गया। तो सरकार ने क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट किया, विनिवेश किया। ये कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जो बीमारू कंपनियां थी, जो लाभ कम कमा रही थी या लाभ नहीं कमा रही थी, इन कंपनियों को बेच दिया गया निजी क्षेत्र को। किसको बेच दिया गया? निजी क्षेत्र को बेच दिया गया। प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट लोगों को मालिक बना दिया गया इन सरकारी कंपनियों में। मालिकाना हक मतलब 50% प्लस की हिस्सेदारी। इसी को बोलते हैं निजीकरण। निजीकरण कर दिया गया जी, जो सरकारी था उसे निजी कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। ये था निजीकरण। तीसरा क्या है अपने पास? तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तीसरा क्या था एलपीजी में? ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? वैश्वीकरण। तीसरा क्या था? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, वही पहले और बाद में हमें समझना पड़ेगा, चीजें बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएंगी। 1991 से पहले क्या होता था? 1991 से पहले अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, या बहुत ही कठिन प्रक्रिया के बाद दी जाती थी। क्यों? आई थी एक बार एक कंपनी, क्यों आई थी एक बार कोई कंपनी? एक बार पानी पी लो फिर चलते हैं। चले चले चले, ठीक 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 ठीक। हाँ जी, चलिए। पहले क्योंकि दूध का चला जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है भैया। एक कंपनी आई थी 200-300 साल में निकली थी, भारत अनुमति नहीं देता था। 1991 के बाद यह तय किया गया कि अंतरराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, अंतरराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में काम करने की स्वतंत्रता, भारत में काम करने की स्वतंत्रता। और भारत की जो लोकल कंपनियां थी, भारत की जो घरेलू कंपनियां थी, इनको भारत के बाहर विदेशों में काम करने की स्वतंत्रता। इसे ही क्या कहा गया? वैश्वीकरण। हमारे पास वैश्वीकरण हुआ, हमने निजीकरण किया, फिर हमने कहा लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, और इन्हीं तीनों को हमने क्या बोला? एलपीजी रिफॉर्म्स। इन्हीं तीनों को हमने क्या बोला? एलपीजी रिफॉर्म्स। और ये काम किया हमने इन 3 सालों के अंदर, 2 सालों के भीतर भीतर, वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 1992 तक। चलिए भैया, आ जाती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। और इसी के साथ साथ एक स्टेटमेंट और कि 1991 से पहले, 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? एक बंद अर्थव्यवस्था थी, बंद अर्थव्यवस्था थी, जो भारत के बाहर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर इतना निर्भर नहीं करती थी। और 1991 के बाद क्या बन गई? ये खुली अर्थव्यवस्था बन गई। कौन सी अर्थव्यवस्था? खुली अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर रखना, ठीक है? और कुछ नहीं, याद रखना बिल्कुल। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां ना निर्यात बाहर जा सकता है, ना आयात अंदर आ सकता है। खुली अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था? जहां आयात और निर्यात सुचारू रूप से हो सके।
हालांकि असल में भारत बंद अर्थव्यवस्था नहीं था। यदि वर्तमान में भी पूछ लिया जाए कि बंद अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो बंद अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण दे सकते हैं आप, नॉर्थ कोरिया। क्या नॉर्थ कोरिया भारत से व्यापार नहीं करता? करता है भैया, बहुत करता है, हाँ, लेकिन माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यूनाइटेड नेशन, इसे पर प्रतिबंध लगा रखे, इसलिए इसे बंद अर्थव्यवस्था माना जाता है। ऐसे ही 1991 से पहले भी भारत बंद अर्थव्यवस्था माना जाता था। चलो भैया, 8वीं पंचवर्षीय योजना आ गई है। कौन सी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। टाइमिंग क्या रहेगी? 1990 से लेकर माफ कीजिएगा 1992 से लेकर 1997। अब इस पंचवर्षीय योजना के बाद ज्यादा कुछ अपने पास बचा नहीं है, केवल उद्देश्यों पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? उद्देश्यों पे ध्यान देना है। 1990 का दशक राजनीतिक स्थिरता, मतलब राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता और ऐसी कई अस्थिरताओं के साथ जाना जाता है। लेकिन वर्ष 1990 का दशक जाना जाता है, पहली बार यहां मानव विकास की बातें होने लगी है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बातें होने लगी है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही मानव विकास इसका उद्देश्य रखा गया। अब डायरेक्ट इसके बारे में डिटेल में हम बातें नहीं करेंगे, डिटेल के अंदर और बाकी के टॉपिक्स में हम उनको कवर करेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002, इसके यदि उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी। इसका उद्देश्य क्या था? डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ विकास। बात की गई भारत में विकास की, लेकिन एक स्थिरता हो, भारत को फिर से भुगतान संतुलन समस्या 1991 जैसी कहानी रिपीट ना करनी पड़े। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007, मेरे साथ जल्दी जल्दी रिपीट करते चलो यार, 2002 से लेकर 2007। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो यहां बात करी गई समावेशी विकास की। कौन से विकास की? समावेशी विकास की। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी, सबको एक साथ लेकर, मतलब जो मैं क्लास ले रहा हूं समावेशी क्लास ले रहा हूं, सबको साथ लेकर चल रहा हूं, हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों को, उर्दू वालों को भी है, ठीक है। ऐसे ही समावेशी विकास का कंसेप्ट होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र होते क्या है बताऊंगा, लेकिन ऐसे सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास करना ही समावेशी विकास की बात करता है। ये एक परिकल्पना है सबके साथ सबके विकास की। इसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होगा 2007 से लेकर 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना के यदि उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। बस वही बात थी, थोड़ा सा मोड़ तोड़कर इस बात को यहां पे बोल दिया गया है, इसके अलावा यहां कोई खेल नहीं है। इसके बाद आई 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक, 2012 से लेकर 2017 तक। यदि इसके उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य था तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, अधिक समावेशी विकास। तो भाई साहब यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने बहुत बार कोशिशें करी है, हर एग्जाम में कोशिश करी है। 11वीं और 12वीं में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बच्चों को होता है। लेकिन एक चीज याद रखना भैया, 12वीं के अंदर बड़ा उद्देश्य रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि बाद में आई है, एक वर्ड जोड़ दिया, सस्टेनेबल। कौन सा वर्ड जोड़ दिया? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब संसाधनों का उचित उपयोग हो, संसाधनों का एक ऐसा उपयोग कि आने वाली पीढ़ियां भी उसको उपयोग कर पाए। इसको बोलते हैं सतत, इसको बोलते हैं धारणीय भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? धारणीय भी बोलते हैं। तो यदि धारणीय लिखा हुआ जाए तो भी समझ जाना। तो बात करी गई तीव्र एवं सतत एवं अधिक समावेशी विकास की 12वीं पंचवर्षीय योजना में। इस तरीके से 2017 के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। याद रखिएगा भैया, कहानी चालू करिए हमने पंचवर्षीय योजना की। 2014 में चुनाव लड़े जाते हैं और इस बार चुनाव जीत जाती है मोदी सरकार। आ जाती है 2015 के अंदर, माफ कीजिएगा 2015 में इस जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी फंडिंग 0 कर दी जाती है, लेकिन टाइमिंग पूरी दी जाती है 2017 पे ही खत्म होती है। यहां कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि बात करें सर्वाधिक वृद्धि दर की, तो सबसे सफल, माफ कीजिएगा, सबसे सफल योजना की
तो वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन बात करें सर्वाधिक वृद्धि दर की, सर्वाधिक वृद्धि दर की, मैक्सिमम ग्रोथ रेट की, तो सर्वाधिक वृद्धि दर थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के। कंफ्यूज हो गए कि यार दो चीजें बता दी आपने कंफ्यूज करने के लिए, इसको सबसे सफल बता दिया, इसको सर्वाधिक वृद्धि दर। लेकिन एक एग्जांपल देता हूं, एक आपको उदाहरण देता हूं। टारगेट रखा मैंने 5 और मिला मुझे 10, बोलो सफल हूं कि असफल हूं? सफल हूं। टारगेट रखा मैंने 12, मिला मेरे को 11, सफल हूं? नहीं। लेकिन सर्वाधिक है, हाँ जी बिल्कुल है। तो ऐसे ही सर्वाधिक वृद्धि दर रही 11वीं पंचवर्षीय योजना की, लेकिन सबसे सफल योजना रही 8वीं, सबसे असफल योजना रही तीसरी, और सबसे पहली रही 1951 से लेकर 1956। ये थी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। समाप्त होगी, बोलो हाँ या ना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोलो कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और फिर हम आगे चलेंगे और अब पढ़ेंगे हम भारत में क्या पढ़े? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं राष्ट्रीय आय से। अभी समझा के जाऊंगा, आगे नहीं चलूंगा, इसको पूरा का पूरा समझा के याद करवा के जाऊंगा। बोलो 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 बोलो। आगे चले, आगे चले, बोलो बोलो। अरे चलो शाबाश, गर्दा उड़ा दिया है। गर्दा, ये गर्दा क्या होता है? अच्छा मजा आ गया, चलो ठीक ठीक है। शाबाश 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 शेरों, शाबाश। अरे चलो, चलिए भैया, अब नए चैप्टर से नए चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं और एक नए जीवन की तलाश करते हैं। अब अपना है चैप्टर है राष्ट्रीय आय। न्यूमेरिकल आते हैं यहां से दिल्ली पुलिस में, बहुत ही ध्यान से समझना। ध्यान से तो कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, भाई पढ़ा रहा है तो आपको याद भी करवा के जाएगा। राष्ट्रीय आय, कंसेप्ट ये है कि आय क्या होती है। बोलो आय क्या होती है? आप कहोगे सर आय इनकम होती है, मैं कहूंगा इनकम क्या होती है, तुम कहोगे आय होती है। मुझे पता था यही बोलोगे। मान लो एक बच्चे का नाम है हरिकेश। क्या नाम है? हरिकेश। हरिकेश बहुत ही मेहनती बच्चा है। दूसरी तरफ एक बच्चा है आरिफ। क्या नाम है? आरिफ। आरिफ एक आलसी किस्म का बच्चा है, कहीं कमाने नहीं जाता। आरिफ के घर वालों ने कहा कि सर इसे समझा दो, ये कोई काम कर ले। तो मैंने कहा कि आरिफ एक काम कर, मार्कर बनाने की फैक्ट्री लगा ले। क्या बनाने की फैक्ट्री लगा ले? मार्कर बनाने की फैक्ट्री लगा ले। और आरिफ अब रोज एक मार्कर बनाता है। कितने मार्कर बनाता है? एक मार्कर। तो भैया एक महीने में कितने मार्कर बना देगा? 30 मार्कर बना देगा। अब यहां आरिफ के पास पैसे नहीं आए हैं, लेकिन आरिफ की आय क्या होगी? ये 30 मार्कर। 30 मार्कर यदि बाजार में 300 रुपए के बिकते हैं, यदि इनमें बाजार की कीमत कितनी है? 300 रुपए है, तो आरिफ की कमाई कितनी होगी? 300 रुपए। यही राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट है। भारत कहीं काम करने नहीं जाता, लेकिन भारत की राष्ट्रीय आय क्या होगी? भारत की राष्ट्रीय आय होगी, भारत की राष्ट्रीय आय होगी किसी भी राष्ट्र में, डेफिनेशन को ध्यान से देखना, राष्ट्र में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज फाइनल वैल्यू of goods and services produced in a country within a certain period of time, certain fixed period of time. उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय कह रहे हैं। भैया एक साल में जितना भी जो भी वस्तु बनी, जो भी सेवाएं बने, उनका जो अंतिम मूल्य होगा वही राष्ट्रीय आय होगा। वही क्या होगा? राष्ट्रीय आय होगा। समझ में आया? राष्ट्रीय आय क्या होगा? एक राष्ट्र में मान लो इस भारत में केवल एक ब्रेड बनती है, उस ब्रेड की कीमत है 50 रुपए, तो भारत की आय कितनी हो गई? 50 रुपए। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी भी राष्ट्र में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब बात यह आ जाती है राष्ट्रीय आय में किन चीजों को संकलित नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किन किन चीजों को नहीं किया जाता?
तो भैया सबसे पहला जिन्हें शामिल नहीं किया जाता, जिनका मुझे भी दुख है, वो है गृहिणी का कार्य, वर्क ऑफ हाउस होल्ड। जो घरों में हमारी मां, हमारी बहनें जो काम करती हैं, इनके काम को राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? कोई बता सकता है क्यों नहीं किया जाता? अरे ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वैल्यू नहीं किया जा सकता। भैया किसी के घर में कोई काम कर रहा है, उसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, मेरे घर में कोई काम कुछ कर रहा है, उसकी वैल्यू बहुत कुछ हो सकती है। ये वैल्यू मेजरमेंट नहीं है। और यहां हमने परिभाषा में क्या लिखा था? अंतिम मूल्य को। चूंकि इसका अंतिम मूल्य नहीं होता, इसलिए इसे गृहिणी के कार्य को राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाता। भैया चोरों, यदि चोर जो कमाते हैं उसे राष्ट्र आय में शामिल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मुझे बताओ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी मतलब उत्पादित नहीं हो रहा है, इसका मतलब शेयर बाजार की कमाई भी राष्ट्र आय में नहीं आएगी। बहुत सही, बहुत सही। शेयर की कमाई को भी राष्ट्र आय में शामिल नहीं करते। बहुत ही सिंपल सा, स्वीट सा, क्यूट सा एक सवाल बन जाता है वन लाइनर वाला कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को राष्ट्र आय में शामिल किया जाता है, किसे नहीं किया जाता? तो जो नहीं किया जाता, पहली है गृहिणी की सेवा और दूसरा है शेयर बाजार की कमाई। तीसरी चीज, मान लो एक उदाहरण देता हूं, मैंने इस खेत में मेहनत करी, हल चलाया और गेहूं उगाया। एक बैग मैंने गेहूं का उगाया। अब यदि इस एक बोरी गेहूं की कीमत 100 रुपए है, तो राष्ट्र आय कितनी होनी चाहिए? 100 रुपए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस खेत में मैंने काम करने के लिए यहां सिंचाई करी थी 50 रुपए की। कितने की सिंचाई करी थी? 50 रुपए। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए राष्ट्र आय कितनी होगी। जल्दी जल्दी आज देखता हूं कि कमेंट सेक्शन में को कितना मजबूत करते हो, कितनी काम की बातें करते हो, या फालतू की बातें ही मजे मजे में करते रहते हो। जल्दी बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो चलो। और ये जो फालतू की बकवास कर रहा है ना कोई, अरे शाबाश शाबाश, जवाब आ गया, जवाब आ गया। नितेश, पूजा, मनु, ललिता, अंकित, जूही, आकाश, दोषा, जो भी, प्रिया, अभिषेक, नेहा, जितने भी नाम है, मैं आप सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूं। माँ का लाडला, सनी, पवन, रिंकी, रिंकी, चिंकी, मिंकी, अनुराधा, पूजा, शालीनता, जितने भी आप लोगों के नाम हैं, सभी को नमस्कार। और एक बार फिर से एग्जामपुर में आपका स्वागत है और आपको धन्यवाद है भैया। अब भैया अब हम आंसर देते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मस्तिष्क को नहीं लगाना। ये जो एक बोरी गेहूं की उगी, क्या ये इसके बिना संभव था? बोलो हाँ या ना। अरे यहां मैंने क्या बोला है? उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य है। कौन सा मूल्य है ये? यार ये 100 रुपए। इस 100 में क्या 50 नहीं है? इस 50 के कारण तो ये 100 है। यदि मैं इस बोर्ड का खर्चा लगाऊंगा तो इसमें बिजली का भी खर्चा आ जाएगा, सॉफ्टवेयर का खर्चा भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। इन चीजों को भी राष्ट्र आय में शामिल नहीं करते। इनको क्या कहते हैं सर? इनको कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? मध्यवर्ती वस्तुओं को भी। इंटरमीडियरी गुड्स आर ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं को भी शामिल नहीं किया जाता। उपहार, गिफ्ट को क्या शामिल कर सकते हो? नहीं भैया। तुम्हारे लिए हो सकता है कि 5 रुपए वाला गिफ्ट बहुत ही सस्ता हो, लेकिन मुझे जिसने 5 रुपए का जो गिफ्ट दिया था मुझे याद है, वो मेरे लिए अनमोल है। उपहार को भी राष्ट्र आय में शामिल नहीं करते। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? एक बार जल्दी से बताऊं। मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग कर अंतिम वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे गाड़ी की जब कीमत तय करी जाती है तो क्या उसमें टायर नहीं देती सरकार? अरे भैया तुम गाड़ी लेने के गए हो तो जो शोरूम वाला है तुम्हें गाड़ी टायर निकाल देता है कि भैया, तुम कहते हो नहीं जी टायर तो हम बाहर से लगवा लेंगे या बिना थोड़े दिन बिना टायर के चला लेंगे। गाड़ी की जो कीमत बताइए उसमें टायर होगा कि नहीं होगा? होगा, तो टायर की कीमत अलग से लगाई जाएगी। वैसे ही राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। ये राष्ट्रीय आय में ये शामिल नहीं करते। राष्ट्रीय आय क्या होता है आपके सामने मैंने पूरी घटना लिख दी है। अब एक छोटी सी परिचर्चा, छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ेंगे। भैया देखो, हम बात करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक लेनदेन की, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक लेनदेन की, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की।
इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक लेन देन कैसे होता है उसको देखते हैं। तो भैया जब भी जिंदगी में ऐसा आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा हो तो जिंदगी को दो रास्ते होते हैं। जिंदगी के कितने रास्ते होते हैं? दो रास्ते होते हैं। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी दो लोगों के बीच में होते हैं। एक तरफ है घरेलू लोग, जो हम जैसे घरों में रहने वाले लोग। दूसरे लोग होते हैं व्यापारिक घराने। दूसरे कौन होते हैं? व्यापारिक घराने, इंडस्ट्रियल हाउसेस। अब मुझे बताओ यार, इकोनॉमिक्स को यदि समराइज करूं प्रोफेसर रॉबिन्स की भाषा में, यदि प्रोफेसर रॉबिन्स की भाषा में अर्थशास्त्र को मैं संक्षिप्त में कहूं तो अर्थशास्त्र तीन चीजों के बारे में है। एंटरटेनमेंट नहीं, तीन चीजों के बारे में है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के बारे में अर्थशास्त्र कितनी चीजों के बारे में है? अर्थशास्त्र तीन चीजों के बारे में है। उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के बारे में है। सबसे पहले कौन सी चीज आ रही है? उत्पादन आ रही है। मुझे कोई कंपनी लगानी है, मुझे फैक्ट्री लगानी है, मुझे सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? आप लोग बोलोगे मुझे पता है, कमेंट के अंदर बोलोगे कच्चे माल की। कच्चे माल से भी पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे जमीन चाहिएगी। अरे हवा में बना लोगे अपनी फैक्ट्री? क्या चाहिए? जमीन। जमीन किसके पास होती है? घरेलू लोगों के पास होती है। और ये जब व्यापारिक घरानों को, रिलायंस को जब जमीन देंगे, इसके बदले रिलायंस क्या देगा उन्हें? रिलायंस इन्हें देगा बहुत सारा प्यार किराए के रूप में। जमीन के बदले में जो भी पेमेंट आता है उसे किराया बोलते हैं। इतना सा दिमाग में लगाना, इसके अलावा कहीं नहीं दिमाग लगाना है। दूसरा, अब इस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। जब ये घरों से मजदूर निकलेंगे और काम करने जाएंगे रिलायंस के अंदर, तो वापस ये क्या लेके आएंगे? वापस लेके आएंगे ये सैलरी, ये लेके आएंगे वेतन, वेजेस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वेजेस। इसको क्या बोलते हैं? रेंट। अब भैया यहां पे काम करने के लिए पूंजी की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कैपिटल की भी आवश्यकता पड़ेगी। पूंजी भी हम लोगों ने रिलायंस के शेयर खरीद कर पूंजी लगा दी है। इसके बदले हमें क्या मिलेगा? इसके बदले हमें मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, मतलब हमें मिलेगा ब्याज। हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और मैं यदि काम करना चाहता हूं तो मुझे क्या बोलेंगे आजकल के बच्चों की भाषा में? एंटरप्रेन्योर। इसको क्या बोलते हैं? उद्यमी। उद्यमी भी हम लोगों में से होता है। उद्यमी काम करता है, किस चीज के लिए काम करता है? लाभ के लिए काम कर रहा है। किस चीज के लिए काम कर रहा है? लाभ के लिए। मैंने पूरे भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक तरफ है घरेलू लोग, एक तरफ है व्यापारी घराने। यहां से गई जमीन, जमीन के बदले आया किराया। यहां से गया मजदूर, मजदूर के बदले आया वेतन। यहां से गई पूंजी, पूंजी के बदले आया ब्याज। और यहां से गया उद्यमी, उद्यमी के बदले आया लाभ। याद रखना, किसी भी उत्पादन प्रक्रिया, दुनिया की कोई उत्पादन प्रक्रिया का मुझे उदाहरण दे दो, दुनिया की कोई उत्पादन प्रक्रिया का मुझे उदाहरण दे दो। जमीन, मजदूर, पूंजी और उद्यमी के बिना कोई भी उत्पादन प्रक्रिया संभव नहीं है। आप लिख के दे लो, आप बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या कोई उत्पादन बिना जमीन के हो सकता है? क्या कोई उत्पादन बिना उद्यमी, मजदूर के, पूंजी के हो सकता है? नहीं हो सकता है, संभव है। आप कहोगे सर मैं अंतरिक्ष के अंदर दुकान खोलूंगा, खोल ले। वहां जमीन क्या होगी? अंतरिक्ष होगी। अर्थशास्त्र में प्रकृति द्वारा प्रदत्त किसी भी उपहार को जमीन कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रेंट थ्योरी। ठीक है, उन बातों में CHSL के अंदर चले जाएंगे, यहां वहां नहीं जाना अपने को। जमीन, मजदूर, पूंजी और उद्यमी, इन्हें कहते हैं उत्पादन के कारक। एक सवाल आ जाता है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही स्वीट सा, क्यूट सा सवाल आ जाता है, व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक कितने हैं भैया? जिंदगी में, साल में मौसम कितने? 4, 5वां मौसम हम नहीं बात कर रहे। कितने मौसम है? 4। 4 में क्या है? पहला जमीन, दूसरा है मजदूर, तीसरी है पूंजी, चौथा है उद्यमी। जमीन, मजदूर, पूंजी और उद्यमी क्या होते हैं? उत्पादन के कारक होते हैं। उत्पादन के क्या है? ये कारक होते हैं। और इन कारकों के बदले हमें क्या मिल रहा है? अरे भैया हम सब लोग घरेलू लोग हैं, हमें क्या मिल रहा है? किराया मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। यहीं से कहानी आगे चालू करते हैं। क्या क्या आया? रेंट। यार ये मार्कर बदल लेता हूं। क्या क्या आया हमारे पास? आया रेंट। दूसरा क्या? वेजेस, किराया, मजदूरी, कैपिटल, पूंजी आ गया, कैपिटल के रूप में पूंजी आ गया। एंटरप्रेन्योर के रूप में उद्यमी आ गया। एंटरप्रेन्योर के रूप में कौन आ गया? उद्यमी आ गया। और अरे माफ कीजिएगा यार, ये क्या कर दिया मैंने? रेंट, वेजेस, थोड़ा सा दिमाग मस्तिष्क में कुछ ना कुछ लोचा आया। रेंट, वेजेस, मजदूरी। कैपिटल के बदले क्या मिल रहा था? ब्याज मिल रहा था, इंटरेस्ट, ब्याज।
ये क्या है? ये कारकों के भुगतान है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा था? प्रॉफिट मिल रहा था, लाभ मिल रहा था। रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये जितने भी घरेलू लोग थे उनके लिए आय हो गई। अरे भैया जमीन के बदले क्या मिला? किराया मिला। वेजेस, लेबर के बदले क्या मिली? वेजेस मिली। कैपिटल के बदले क्या मिला? ब्याज मिला। एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिला? प्रॉफिट मिला। ये पूरे के पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनकी ये क्या हो गई? आय हो गई। यहां से निकल जाएगी अपनी नेशनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम। कौन सा मेथड है ये मेथड है इनकम मेथड। तो हमने कर लिया नेशनल इनकम कैलकुलेशन का पहला मेथड है इनकम मेथड, आय पद्धति। कौन सी पद्धति है? आय पद्धति। फॉर्मूला क्या होगा? रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी। रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेशनल इनकम बाय विच मेथड? इनकम मेथड। पहली मैंने तरीका बता दिया है, पहली पद्धति मैंने आपको बता दी है राष्ट्रीय आय के आकलन की। रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेशनल इनकम, पहली पद्धति। दूसरा तरीका होता है, देखो किसी भी को, तुम्हें मेरी जेब में कितने पैसे हैं वो 3 तरीके से पता चल सकते हैं। पहली चीज इनकम, आपको मेरी सैलरी पता हो, ये अपन ने बात कर ली। भारत की इनकम कैसे पता करी जा सकती है? रेंट वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। दूसरी चीज, आपको मेरे खर्च पता हो, एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय पद्धति। दूसरा मेथड कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय पद्धति। अब भैया एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं, व्यय पद्धति की बात कर रहे हैं। कुछ हम लोग खर्च करते हैं जिसे बोलते हैं कंजम्पशन प्राइवेट। क्या बोलते हैं इसे? कंजम्पशन प्राइवेट, निजी उपभोग पर किया जाने वाला खर्च, निजी खर्च। हम लोग सामान खरीदते हैं, अरे खरीदते हैं हाँ या ना? पैसे दिखाते हैं हाँ या ना? भारत की आय होगी हाँ या ना? बिल्कुल होगी। निजी उपभोग पर खर्च प्लस सरकार भी कुछ खर्च करती है। जब दिल्ली पुलिस में आप नौकरी लग जाओगे तब सरकार से पैसे लोगे? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल। अरे मानोगे तुम? बिल्कुल लोगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय प्लस सरकारी व्यय। तीसरा, क्या हम जो भी कमाते हैं सब कुछ लगा देते हैं सब कुछ? नहीं ना, कुछ बचाते हैं ना। लेकिन राष्ट्रीय आय के आकलन में बचत को शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक बार फिर से, वो जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर रहे तो उसके अंदर देख लेना, बचत को राष्ट्रीय आय आकलन में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए 100 रुपए आपने कमाए, अरे कौन सा पेन आ गया है? मान लीजिए 100 रुपए आपने कमाए, 100 में से 50 आपने बचत रख ली। राष्ट्रीय आय कितनी होगी? 100 होगी, 50 थोड़ी ना होगी। अगले साल इस 50 को यदि शामिल कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ये मिस्टेक हो जाएगी ना। तो बचत को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। अब भैया हमने तो कहा कि भैया जो भी कमाते हैं सब कुछ खर्च कर देते हैं, आपने कहा जी नहीं सर हम कुछ बचत करते हैं और बचत को तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। लेकिन कुछ निवेश नाम की भी चीज होता है, प्लस इन्वेस्टमेंट। अब आप कहोगे सर निवेश और बचत में क्या फर्क है? भैया जो बचत आपको कमाई करके दे वो निवेश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। कुछ कमा के दे रहे हैं ना, तो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, राष्ट्रीय आय बोलेंगे हाँ या ना? बिल्कुल बोलेंगे। प्लस निर्यात प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट माइनस आयात, और जब कुल टोटल निकालोगे तो अब आपके पास आ जाएगी राष्ट्रीय आय। कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। शॉर्ट में लिख देता हूं, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये फॉर्मूला है कौन से मेथड का? एक्सपेंडिचर मेथड। 2 हमने मेथड देख लिए हैं। पहला हमने देखा इनकम मेथड, आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी। मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आपकी आवाज आनी चाहिए, भैया इनकम मेथड का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बोलो। आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी, इसे कौन सा मेथड बोलेंगे? इनकम मेथड। दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, इसे कौन सा बोलेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। इसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्या कह रहा है? स्टडी के साथ सेट। अबे चलो फालतू की बातें कर रहे हो यार तुम लोग, कैसे हो अजीब से, हैं? यहां पढ़ाई की बातें करो कमेंट सेक्शन के अंदर। अरे हमने बताया कि मेरी आय आपको पता करनी हो तो मेरी सैलरी आपको पता चल जाए, मेरे खर्चे आपको पता चल जाए। तीसरा क्या होगा? मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट है आपको वो पता चल जाए। आप कहोगे सर दिखा दो, मैं नहीं दिखा रहा। उत्पाद पद्धति या इसे मूल्यवर्धन पद्धति भी कहते हैं। इसे कौन सी पद्धति भी बोलते हैं? मूल्यवर्धन, या इसे बिक्री पद्धति भी कहते हैं। ये तीसरा मेथड है। कौन सा मेथड है? ये तीसरा मेथड है।
जल्दी से देखो, दूसरा मेथड कौन सा था? एक्सपेंडिचर मेथड। पहला मेथड कौन सा था? इनकम मेथड। रिपीट करो इनकम मेथड का फॉर्मूला, आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला रिपीट करो, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरी पद्धति आ गई प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड और सेल्स मेथड। तीसरा मेथड है ये। कौन सा मेथड है? तीसरा मेथड है। अब इसमें क्या होता है, जितनी कुल वस्तु बिकी जो उसका कीमत है वही राष्ट्र आय हो जाएगा। मान लो एक उदाहरण के तौर पर मान लो एक ब्रेड बिकी है भारत के अंदर। कितनी ब्रेड? एक ब्रेड 50 रुपए की, तो भारत की राष्ट्र आय कितनी होगी? 50 रुपए। अब इसे मूल्यवर्धन क्यों नाम दिया, इसको भी मैं बता देता हूं। चलो जी, एक किसान है बेचारा, किसान गेहूं उगाता है। किसान क्या उगा रहा है? गेहूं उगा रहा है। गेहूं उगाया उसने 10 रुपए का, बेच दिया आटा चक्की वाले को। किसको बेच दिया? आटा मिल वाले को इसने बेच दिया। इसने इसका बनाया आटा और 20 रुपए का बेच दिया बेकरी वाले को। बेकरी वाले ने इसकी बनाई ब्रेड, इसकी क्या बना दी? ब्रेड बना दी। और 30 रुपए का बेच दिया होलसेलर को, थोक मूल्य वाले को। और थोक मूल्य वाले ने इस ब्रेड की पैकेजिंग करी और 40 रुपए में बेच दिया रिटेलर को, खुदरा विक्रेता को, आपके गांव मोहल्ले की दुकान वाले को। और उसने 50 रुपए का फाइनली किसको दे दिया? कंज्यूमर को दे दिया। किसको दे दिया? ये कंज्यूमर है अपना। अब यदि ब्रेड की कीमत, अंतिम कीमत देखे तो 50 रुपए है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, दिल्ली पुलिस की तैयारी, तो आंखों में थोड़ा सा इसे लाल कर लो, थोड़ा मजा सा आ जाना है। दिल्ली पुलिस है तो थोड़ी सी आंखें लाल करनी पड़ेंगी। देखो ये अपने अपन लोग हैं। अब भैया नेशनल इनकम बाय सेल्स मेथड कितना आंसर आ रहा है? 50। अब देखो कहानी यहां से चालू हो रही है। कहानी क्या है उसे समझने की कोशिश करना। कोई भी उत्पाद जितने चरणों से होकर गुजरेगा उतना ही उसमें मूल्य ऐड होता चला जाएगा और अंतिम उसका मूल्य हो जाएगा। कैसे? किसान की लागत कितनी है? हमने तो जीरो मानी है, सरकार जीरो मान रही है, हम भी जीरो मानेंगे, 10 रुपए। अब आटा चक्की वाले ने 10 रुपए का गेहूं खरीदा और आटा 20 रुपए का बेचा, तो कितने की वैल्यू ऐड कर दी? 10 रुपए की। अब बेकरी वाले ने आटा खरीदा 20 का और ब्रेड बना के बेची 30 की, कितने की वैल्यू ऐड कर दी? 10 की। थोक मूल्य वाले ने 30 की ब्रेड खरीदी 40 की बेची, कितने की वैल्यू ऐड कर दी? 10 की। खुदरा वाले ने 40 की खरीदी 50 की बेची, कितने की वैल्यू ऐड कर दी? 10 की। 10 20 30 40 50। बोलो हाँ या ना? इसीलिए इसे बिक्री पद्धति या मूल्यवर्धन पद्धति भी कहते हैं। चूंकि यहां प्रोडक्ट की बात हो रही है इसलिए इसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 3 मेथड हो गए हैं। पहला मेथड जल्दी से मेरे साथ कमेंट सेक्शन में रिपीट करो, इनकम मेथड। दूसरा मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा मेथड प्रोडक्ट सेल्स और वैल्यू एडेड मेथड। ये 3 तरीके होते हैं किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने के। अब हम वो चर्चाएं नहीं करेंगे कि पहली बार किसने करी, हाँ वो भी बताऊं पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया। पहली बार देखो कहानी इस तरीके से चालू हुई, तरीके देख लिए। अभी जीडीपी वीडीपी की कैलकुलेशन भी बताऊंगा बहुत ही साधारण तरीके से, स्वीट से तरीके से, मीठे से तरीके से, और फिर अपनी क्लास को ओवर करेंगे। अभी कहीं नहीं जाओगे, कोई नहीं जाएगा, आपको विद्या की कसम है। अरे विद्या कोई है? चलो इधर क्या हुआ? चलिए भैया, हाँ 1857 की क्रांति ने भारत को अंग्रेजों का असली चेहरा बता दिया कि भैया ये अंग्रेज तो यहां लूटने के लिए आए। अब इसके बाद जहां भी हम मिलते हैं सब जगह बोलते हैं कि इन अंग्रेजों ने हमें लूट लिया, वरना हम तो सोने की चिड़िया थे। अच्छा, अंग्रेजों ने एक कमी ढूंढ ली हमारी। अंग्रेजों को पता था कि गणित में हम लोग कमजोर हैं। अंग्रेज पूछते थे कि ऐसा भाई साहब तुम्हारे पास पहले क्या था आज नहीं है? हैं? ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग गरीब हो गए, या क्या तुम्हारे पास आज कितना पैसा है? अब हम कहते जी हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी आती, हम लोग तो गरीब हो गए। वर्ष 1860 था। एक आदमी है जिसका नाम है दादा भाई नेरोजी। क्या नाम है? दादा भाई नेरोजी। अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नेरोजी को दादा भाई नेरोजी ही कहेंगे, ऐसे नहीं ग्रेट ग्रैंड ब्रदर नेरोजी नहीं कहेंगे, दादा भाई नेरोजी ही कहेंगे। इनकी एक पुस्तक, अच्छा ये फिर से मुझे पता है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करोगे, 1863 1866 1860 है, रिपब्लिश होती है 1863 में। इसके बारे में विस्तार से चर्चा या इसके बारे में विस्तार से आकलन आपके इतिहास वाले टीचर दे पाएंगे। मेरे पास अभी टाइम नहीं, अपन इधर चलते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी और इस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी ध्यान दें, ये किसी किताब का नाम है तो इसे हिंदी में ना करें, इसे ऐसे ही देवनागरी में याद कर लें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में पहली बार
पहली बार दादा भाई नौरोजी ने जेल सिद्धांत दिया, गरीबी का आकलन किया। पहली बार जेल में रहने वाले लोगों की जो दाल रोटी होती है उसके आधार पर गरीबी रेखा का मापन किया। और इसी पुस्तक में पहली बार भारत में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया। फॉर द फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय आय का आकलन किया। फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम वॉज कैलकुलेटेड। और यही कारण है दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आय के पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय के पिता कहा जाता है। हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन के पिता कौन है? दादा भाई नौरोजी। लेकिन ये जो गणना करी गई है, ये जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया है, ये वैज्ञानिक पद्धति पर नहीं है। यहां कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा था, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, कोई मेथड यूज नहीं किया था। ये अजम्पशंस पर बेस्ड था। होता ना, माना कि x का मान 10 है, वैसे यहां अजम्पशन किया गया था और इसके आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन यहां निकला था। अनुमानित जो है वो 20 रुपए प्रति व्यक्ति यहां पे आय बताई गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब हम जाएं अंग्रेजों के पास, ऐसा है कि हमारी राष्ट्रीय आय, हमारी प्रति व्यक्ति आय है 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय। अंग्रेजों ने कहा जी कौन से फॉर्मूले से करा? हमने कहा जी फॉर्मूला तो हमने नहीं करा। फिर वो हमारा मजाक उड़ाने लग गए कि देख लो फालतू की कैलकुलेशन इनसे करवा लो, होता जाता इनसे कुछ नहीं है। और ये जवाब दिया 1930 के दशक में 1930s में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है डॉक्टर VKRV राव। क्या नाम है? डॉक्टर VKRV राव। डॉक्टर VKRV राव ने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक पद्धति पर करी। प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक पद्धति पर करी, वैज्ञानिक तरीके पर करी। तो यदि सवाल आ जाए तो देखो यहां से दो तरह का सवाल बन सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि आपको आ जाए कि पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने करी, तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। लेकिन यदि पूछ लिया जाए पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक पद्धति पर किसने करी, तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर VKRV राव। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में हम चर्चा इतनी सारी करेंगे नहीं, इतना तो तुम्हें पता भी होगा और इतना मुझे खबर भी है। भैया तरीके देख लिए। अब एक चीज समझते हैं बहुत ही बेसिक सी। जब कि सर हम राष्ट्रीय आय सुनते हैं हमारा जी खंगाल जाता है, हमारे तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि जब राष्ट्रीय आय बोला जाता है तब बोला जाता है GDP। अब ये क्या मामला है, ये क्या लोजा है? देखो भैया GDP, जी का मतलब होता है ग्रोस, जी का मतलब होता है ग्रोस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। बहुत ही बारीक से देखना और यहीं पे याद करवा दूंगा, कहीं जाने की कोशिश नहीं करना। सिर्फ ये कि ये जो क्लास होगी इसी में हम सब कुछ कर लेंगे। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। देखो भैया हमारे पास 3 अक्षर हैं, 1 2 3। पहले पर जी माने ग्रोस, दूसरे अक्षर पर डी माने डोमेस्टिक, तीसरे अक्षर पर पी माने प्रोडक्ट। ग्रोस को हिंदी में बोलते हैं सकल, ग्रोस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल। डोमेस्टिक को हिंदी में बोलते हैं घरेलू, और प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? उत्पाद। यहीं से कन्वर्ट करना, फॉर्मूला कन्वर्ट करना या क्वेश्चन को सॉल्व करना नेशनल इनकम को चुटकियों में सीखेंगे। सकल क्या होता है पहले तो मुझे बताओ। मान लीजिए मुझे किसी ने, आप लोगों ने किसी का नाम ले लूं? अरे अच्छा सा नाम बताओ यार, ड्रीम UPSC, ये क्या है नाम? शुभम जी। मान लीजिए शुभम एक अय्याश किस्म का लड़का है, ये मेरे पास आता है, मेरे पास गिड़गिड़ाता है, मुझे कहता है कि सर मुझे एक बाइक दिला दो, बाइक दिला दो। मुझे क्या दिला दो? मुझे बाइक दिला दो मुझे बाइक दिला दो। शुभम को मैंने बाइक दिला दी और इस बाइक की कीमत है 10 लाख रुपए। शुभम भाई याद रखना, मास्टर जिंदगी में तुम्हें भी मिला है कोई ना कोई, इतनी महंगी बाइक दिला रहा हूं, ढंग से चला लियो। शुभम जी कितने की बाइक है? 10 लाख की बाइक है। ये जो 10 लाख रुपए है ये इसकी ग्रोस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? ग्रोस वैल्यू, नई वस्तु की कीमत। ग्रोस का मतलब नई वस्तु की कीमत। इसको, इस कंसेप्ट को दिमाग में उतार लीजिएगा। जो नई वस्तु की कीमत होती है वो उसकी ग्रोस प्राइस होती है, वो उसका सकल मूल्य होता है। अब शुभम, मैंने आपको बताया था शुभम एक बिगड़ा हुआ, एक अय्याश किस्म का लड़का है। ये बाइक चलाने लगा, इधर उधर ठोकने लगा, इधर उधर मारने लगा। आप लोगों ने मेरे पास शिकायत करी कि सर इससे बाइक छीन लो, ये तो बहुत गंदे तरीके से चलाता है। मैंने कहा शुभम बच्चे एक काम कर, इस बाइक को बेच दे। एक साल बाद में जब शुभम बाइक को बेच रहा है तो कम में बिकेगी कि ज्यादा में बिकेगी? अरे भाई साहब शुभम कोई भगवान जी नहीं है,
एक साल बाद में साइकिल की मोटरसाइकिल की कीमत कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? बाइक की कीमत 10 लाख से कम में बिकेगी कि ज्यादा में बिकेगी? आप कहोगे सर कम में बिकेगी। अरे मान लो ये 1 साल बाद में बिकी 1 लाख रुपए की। अरे भाई साहब ये क्या हो गया? ये 9 लाख रुपए कहां चले गए? 9 लाख रुपए कहां चले गए? बहुत बड़ा सवाल है। ये 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए कैसी कीमत है? पुरानी वस्तु की कीमत है। कौन सी है? पुरानी वस्तु की कीमत। पुरानी वस्तु की कीमत, इसे बोलते हैं नेट प्राइस। इसे क्या बोलते हैं? नेट प्राइस, निवल मूल्य। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं निवल मूल्य। बीच के 9 लाख कहां चले गए? बीच के 9 लाख कहां चले गए? काट छांट में चले गए। किस में चले गए? ये जो शुभम था, ये अयाश किस्म का लड़का था, इसने गाड़ी के टायर बेच दिए, इसने गाड़ी की टंकी को आग लगा दी, इसने गाड़ी का हॉर्न घर में लगा लिया। अब ये क्या होगी? काट छाट होगी, तो वस्तु की कीमत में तो कम होगी। अरे सेकंड हैंड चीज सस्ती क्यों होती है? क्योंकि उसका उम्र कम हो जाती है, उसकी रंग कमजोर हो जाती है, उसकी नीयत कमजोर हो जाती है, उसकी स्वच्छता सफेदी कम हो जाती है, उसकी चमक, उसकी लालिमा कम हो जाती है। बीच के कितने लाख रुपए? 9 लाख रुपए। अब यदि आपको कोई बोले कि भैया काट छाट 9 लाख कितनी है? 9 लाख को बोलेंगे काट छाट, और अर्थशास्त्र की भाषा में इसे बोलते हैं मूल्यह्रास। इसे क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। अब यदि मैं ये बोल दूं कि 10 लाख की बाइक है, कितने लाख की बाइक है? 10 लाख की बाइक है, मूल्यह्रास 9 लाख रुपए है, तो आज निवल मूल्य कितना होगा? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अरे बताओ कितने का? कितने का? नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, कल वापस से सुबह वापस से चालू हो जाना। ये टॉपिक खत्म करके बंद होऊंगा, ऐसे बंद नहीं होऊंगा। पहले बोल दिया 1 लाख रुपए। शाबाश शाबाश शाबाश, फॉर्मूला बना लिया यार तुम लोगों ने, तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। पहली बार मुझे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे देखने को मिले हैं, ऐसा मैं हर बैच में कहता हूं। फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला गुरुजी, ग्रोस माइनस डेप्रीशिएशन, सकल में से मूल्यह्रास माइनस कर दिया। सकल में से क्या माइनस कर दिया? मूल्यह्रास माइनस कर दिया, तब जाकर क्या बना? निवल बना। तब जाके क्या बना? निवल बना। और निवल को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, एच से। अब मतलब पहले अक्षर पर यदि जी आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रोस होगा। पहले अक्षर पर यदि एन आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? नेट होगा, निवल होगा। और ग्रोस से नेट में आने का, सकल से निवल में आने का फॉर्मूला क्या है? सकल माइनस मूल्यह्रास इक्वल्स टू निवल। और निवल से सकल में जाने का क्या फॉर्मूला होगा? निवल प्लस मूल्यह्रास बराबर सकल। अरे यदि मैं ये कह दूं कि आज 1 लाख की बाइक है और 9 लाख इसमें डेप्रीशिएशन है, बताइए जब ये नई बाइक आई थी तब इसका सकल मूल्य कितना था? तो तुम लोग जोड़ दोगे और बता दोगे जी 10 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 10 लाख रुपए। बोलो हाँ या ना। अब यदि सवाल मेरे प्यारे बच्चे, यदि पूछ लिया जाए कि जीडीपी और एनडीपी में किस बात का अंतर है, तो सिंपल सा दिमाग में लॉजिक लगाना, लॉजिक टू लॉजिक। जब भी ऐसा दिया जाए तो जीडीपी अपॉन एनडीपी लिख लो, डीपी से डीपी काट दो। जी पहले अक्षर पर 2 अक्षर आ सकते हैं, जी आए तो ग्रोस होगा, एन आए तो नेट होगा। और ग्रोस से नेट पे किस तरीके से पहुंचा जा सकता है? सकल से निवल पर जाने के लिए डेप्रीशिएशन क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू एनडीपी। बोलो गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? जल्दी बोलो, समझ में आया हाँ या ना? बोलो बोल बोल भाई बोल, जल्दी बोल। जीडीपी माइनस एनडीपी, जीडीपी माइनस, एक बार फिर से लिख देता हूं, जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू एनडीपी। अब यदि कोई पूछ दे कि भैया एनडीपी से जीडीपी पर जाना है, तो डीपी डीपी तो बराबर है एन से जी पर जाना है, नेट से। पहले अक्षर पर एन आ गया, इसका मतलब क्या होगा? नेट। और किस पे जाना है? सकल पर जाना है। मतलब पुरानी वस्तु की कीमत से नई वस्तु की कीमत पर जाना है, तो हम क्या कर देंगे? मूल्यह्रास को जोड़ देंगे, डेप्रीशिएशन को जोड़ देंगे, और आंसर क्या आ जाएगा? जीडीपी। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए जीडीपी और एनडीपी में किस बात का अंतर है? मूल्यह्रास का अंतर है। जीडीपी में से क्या घटाने पर एनडीपी मिलेगा? जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाने पर एनडीपी मिलेगा। एनडीपी में क्या जोड़ने पर या क्या घटाने पर जीडीपी मिलेगा? तो भैया एनडीपी में मूल्यह्रास जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? एनडीपी मिलेगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अरे बोलो भाई, बोलो 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 बोलो।
कोई बात नहीं, ऑफलाइन में ये वाला कंसेप्ट समझ में, मुझे पता है कि जल्दीबाजी में करा था, कोई टेंशन नहीं लेना। कृष्ण मुरारी गुजर जी, अरे आप तो ऑफलाइन ले रहे हो तो कभी भी मेरे से मिल सकते हो, रात को 3 बजे तक मैं यहीं पड़ा रहता हूं, ठीक है, कहीं भी पूछ लीजिएगा। क्लियर है? चलो जी, चलो भाई साहब, चलो चलो, फॉर्मूला 1 तो बन गया अपना। अब आ जाइए, दूसरा अक्षर हमारे पास है। दूसरा अक्षर क्या है हमारे पास? दूसरा अक्षर है हमारे पास डोमेस्टिक, घरेलू। अरे घरेलू जानवर क्या होता है? हमारे घर के भीतर। घरेलू मतलब हमारी बाउंड्री के भीतर। अरे आपका जो घरेलू जानवर होता है पड़ोसी के बांध के आते हो? नहीं ना, हमारी बाउंड्री के भीतर। मतलब घरेलू उत्पादन क्या होगा? जो हमारे देश के बॉर्डर के भीतर भीतर, ये मान लो ये मेरा प्यारा भारत महान है, इसके भीतर भीतर जो भी प्रोडक्शन हुआ वो घरेलू होगा। वो क्या होगा? घरेलू होगा। लेकिन हमारे यहां से ऐश्वर्या दीदी, कौन? ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या रॉय, बाहर जाती हैं, भारत के बाहर जाती हैं, काम कमा कर लाती हैं, पैसे कमा कर लाती हैं। क्या भारत की घरेलू आय होगी? नहीं। लेकिन क्या भारत की राष्ट्रीय आय होगी? हाँ बिल्कुल, राष्ट्र की तो है, हाँ बिल्कुल है, भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की आय है, बिल्कुल है। लेकिन बाहर से कमाई है, घरेलू है? नहीं है। नहीं ना, बोलो हाँ या ना। अरे समझ में आ रहा है कंसेप्ट? हमने कहा कि हमारे अंदर जो उत्पादन हुआ वो घरेलू कहलाएगा, लेकिन ऐश्वर्या जी बाहर गई हैं, वो कमा के लेके आई हैं, तो वो क्या घरेलू होगा? नहीं, तो घरेलू तो नहीं होगा, बाहर की आय है। लेकिन क्या भारत की आय होगी? जी बिल्कुल होगी। तो मतलब घरेलू में जब ऐश्वर्या जी की आय को मैं शामिल कर दूं तब पूरे मेरे प्यारे भारत महान की आपको आय पता चल जाएगी। जी बिल्कुल पता चल जाएगी। मतलब घरेलू प्लस मतलब घरेलू प्लस बाहर से आई निवल आय प्लस बाहर से आई निवल आय को मैं जब इसमें जोड़ दूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड NFIA को जब जोड़ दूं तब मुझे मिलेगा राष्ट्रीय। क्या मिलेगा मुझे? राष्ट्रीय, अर्थात मुझे मिलेगा नेशनल। मुझे क्या मिलेगा? नेशनल मिलेगा। और नेशनल को रिप्रेजेंट किया जाता है N से। तो भैया दूसरे अक्षर की भी समस्या समाप्त है। यदि डी आता है तो इसका मतलब क्या होगा? डोमेस्टिक होगा, घरेलू होगा। और दूसरे अक्षर पर यदि एन आता है तो इसका मतलब क्या होगा? नेशनल होगा, राष्ट्रीय होगा। बेटा जो लोग पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिनको इससे डर लगता है, उनको ये फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। और फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है भैया, जी से एन पे जाना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, डी से एन पे आना है तो NFIA प्लस कर दो। लेकिन इसके ऊपर जाओगे, यदि नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो फॉर्मूला विपरीत कर देना। यदि यहां से ऊपर जाते हो तो ये माइनस कर देना, यदि यहां से ऊपर जाते हो तो ये प्लस कर देना। बिल्कुल सॉल्यूशन आपका सिंपल है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, हाँ जी हाँ जी, अब आपको कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन दे दे तो यहां से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, यहां से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता यहां पे कोई दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको मैं करवा दूंगा, चिंता ना करो। जिन भी लोगों को डर लग रहा है कि सर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, वो उन लोगों को मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। एक बार 2 मिनट के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें। एक बार मैं कुछ फॉर्मूले आपको करके बताता हूं, फिर आपको थोड़ा सा समझ में और भी दृष्टिकोण आपका क्लियर हो जाएगा। भैया क्वेश्चन है, GDP को कन्वर्ट करना है NDP में। दूसरी इक्वेशन है NDP को कन्वर्ट करना है GDP में। तीसरी इक्वेशन है GDP को कन्वर्ट करना है GNP में। चौथी इक्वेशन है GNP को कन्वर्ट करना है GDP में। पांचवी इक्वेशन है GDP को कन्वर्ट करना है NDP में, NNP में। और पांचवी इक्वेशन है NDP को कन्वर्ट करना है GNP में, GDP में। चलो भैया, इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। जी सबके चक्षु यही होने चाहिए। चक्षु नंबर 1 देखो भैया, डीपी तो चेंज करना ही नहीं है। पहले अक्षर पर 2 अक्षर आ सकते हैं, मैंने बताया था। यदि जी आए तो ग्रोस, सकल, मतलब नई वस्तु का कीमत। एन आए तो इसका मतलब नेट, मतलब पुरानी वस्तु की कीमत। तो नई वस्तु की कीमत से पुरानी वस्तु की कीमत पर जाना है, ग्रोस से किस पर जाना है? नेट पे जाना है। तो ग्रोस से नेट पे जाने के लिए, अरे भाई साहब एग्जाम्पल याद कर लो। एग्जाम्पल क्या था? शुभम को बाइक दिलाई थी 10 लाख रुपए की, 9 लाख रुपए का क्या था? डेप्रिसिएशन था, और 1 लाख रुपए की वो नेट बिकी थी। तो ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट। बोलो कितना सिंपल है? GDP माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू
एनडीपी। कहां इसमें समस्या आ रही है? दूसरी इक्वेशन है, एनडीपी से किस पे जाना है? जीडीपी पे जाना है। डीपी डीपी तो हमें कुछ करना ही नहीं है। एन पहले अक्षर पर यदि एन आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? नेट होगा। पहले अक्षर पर जी आ गया इसका मतलब क्या होगा? ग्रोस करना होगा। मतलब हमें दे दिया है 1 लाख की कीमत। हमें कौन सी कीमत दे दी गई है? 1 लाख वाली कीमत दे दी गई है। और कहां पहुंचना है हमें? 10 लाख की कीमत पर पहुंचना है। तो 9 लाख जोड़ूंगा कि घटाऊंगा? जोड़ूंगा। मतलब मूल्यह्रास क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तब आंसर क्या आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा। अगला है जीडीपी को कन्वर्ट करना जीएनपी में। मतलब पहले और तीसरे अक्षर को तो कन्वर्ट करना ही नहीं है। दूसरे अक्षर पर यदि डी आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? डोमेस्टिक होगा। दूसरे अक्षर पर यदि एन आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? नेशनल होगा। तो मतलब मुझे घरेलू से किस पे जाना है? राष्ट्र पे। अरे घरेलू मतलब भारत के भीतर, भीतर राष्ट्र मतलब भारत की कुल। तो भारत की कुल ज्यादा होगी कि घरेलू ज्यादा होगी? भारत की कुल ज्यादा होगी। और हमें दे क्या रखा है? घरेलू। तो उसमें कुछ जोड़ूंगा कि घटाऊंगा? जोड़ूंगा। ईश्वर जी जो कमा के लाई है उसे जोड़ दूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जीएनपी आ जाएगा। बोलो भैया कहां समस्या आ रही है इसमें? कहां समस्या आ रही है इसमें? जल्दी जल्दी बोलो, कोई समस्या आ रही है इसमें? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, फालतू बकवास नहीं करनी। अरे अगले आगे आ जाओ। दूसरे अक्षर पे क्या है? एन। एन है तो नेशनल है। नेशनल से किस पे जाना है? डोमेस्टिक पे जाना है। नेशनल मतलब भारत की कुल। और जाना किस पे? घरेलू। घरेलू कम होगी, हाँ या ना? तो ऐश्वर्या जी जो कमा के लेके आई है उसे माइनस कर दूं। माइनस एनएफआई है, भारत से बाहर से आई जो कुल आय है इक्वल्स टू जीडीपी। इस तरीके से ही जीडीपी बराबर जीएनपी। पहले जी को बदलो एन में। जी को एन में बदलने के लिए हमने क्या करा? माइनस डेप्रीशिएशन करा। डी को बदलो एन में। डी को एन में बदलने के लिए हमने क्या करा? प्लस एनएफआई करा। बोलो कहां दिक्कत आ रही है यार? ये बहुत ही सिंपल सी तो लॉजिक है। एन को करना जी में, एन को जी में करने के लिए हमने क्या करा? प्लस डेप्रीशिएशन करा। डी को किस में बदलना है? डी में। डी तो डी है, तो आंसर हो गया। बोलो भैया किस किस को समस्या आ रही थी और किस किस को दूर हो गई? बोलो हाँ या ना? जल्दी 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 बोलो। बोलो समस्या क्लियर है? शाबाश 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 शाबाश। अरे वेरी गुड भैया, शाबाश शाबाश। ये कंसेप्ट अपना क्लियर है। अब गुरुजी आपने जीडीपी बता दिया, जीडीपी के फॉर्मूले बता दिए, जीडीपी के इंडिकेटर बता दिए, जीडीपी कन्वर्ट करना बता दिया, लेकिन आप ये कह रहे हो जीडीपी एक मूल्य होता है। क्या होता है? एक मूल्य होता है। याद रखना जिंदगी में रास्ते कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो मूल्य भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है लागत मूल्य। एक मूल्य कौन सा होता है? लागत मूल्य। और दूसरा होता है बाजार मूल्य। दूसरा कौन सा मूल्य होता है? बाजार मूल्य होता है। एक होता है फैक्टर कॉस्ट। एक क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। और दूसरा होता है मार्केट प्राइस। दूसरा क्या होता है? मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट को, तो लागत मूल्य को रिप्रेजेंट किया जाता है एफसी से, मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट किया जाता है एमपी से। अब यदि जीडीपी एट एफसी लिखा है, मतलब ये जीडीपी कौन से मूल्य पर कैलकुलेट की गई? लागत मूल्य पर। यदि जीडीपी एट एमपी लिखा है तो ये कौन से मूल्य पर कैलकुलेट की गई? बाजार मूल्य पर ये कैलकुलेट की गई है। अब दोनों में किस बात का अंतर है देख तो लो। अरे भैया आप किसी दुकान पर जाते हो, उस दुकान से पूछते हो, दुकान वाले से पूछते हो भैया इस दुकान ये बताओ ये मार्कर की कीमत कितनी है? उसने कहा जी 50 रुपए इसके बाजार मूल्य है। कितना है? 50 रुपए। मैं हमने कहा जी ऐसा है टैक्स वैक्स बिना बताओ, अपनी प्रॉफिट जोड़ लो, अपनी लागत जोड़ लो, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे बताओ। तो उसने कहा जी 30 रुपए इसकी लागत मूल्य है। कि यार इसके बाद क्या होगा? कि इसके बाद आप 50 रुपए जीएसटी दोगे। 50 रुपए आप क्या दोगे? जीएसटी दोगे। तो जीएसटी जोड़ दो। और 30 रुपए आपको सरकार सब्सिडी दे देगी। 30 रुपए आपको सरकार आपके खाते में भेज देगी। अंत में मूल्य कितना हो जाएगा? 50 रुपए। सही है? मतलब क्या करा? लागत मूल्य में हम अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं। मान लो उदाहरण के लिए अप्रत्यक्ष कर कितना होता है वो अभी के लिए इतना ही बता देता हूं, जब कर पढ़ाऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा। हाँ भाई किसी का नाम बताओ। हाँ दीपक। मान लो दीपक यहां क्लास में यहां चैट पे मैसेज फालतू के करे जा रहा है, तो मैंने दीपक को मारा तो दर्द किसको होगा? दीपक को होगा। लेकिन दूसरे दिन भी दीपक छिड़कानी कर रहा था, दीपक को मैंने इस बार मारा, लेकिन इस बार दर्द दीपक को नहीं हुआ, दर्द किसी और को हो गया। तो प्यार है किसी और का, दर्द है देखता कोई और है, वो वाली सिचुएशन होगी। कोई पत्थर से ने हमारे मेरे दीवाने को, मैंने मारा दीपक तो, लेकिन दर्द किसको हुआ? दीपिका को दर्द हुआ। यहीं से एक एग्जाम्पल बन जाता है प्रत्यक्ष कर है अप्रत्यक्ष कर को। पहले उदाहरण में याद करो, दीपक को मारा मैंने, दर्द किसको हुआ? दीपक को। तो ऐसे में मेरे मारने और दर्द के बीच संबंध कैसा था? प्रत्यक्ष संबंध था। एक ऐसा कर जब जिस पर लगाया जाए वही चुकाए, वह प्रत्यक्ष कर होता है।
दूसरे में मैंने दीपक को मारा, लेकिन दर्द किसको हुआ? दीपक कह रहा है सर जी मजा आ गया, कुछ भी कहो। तो मेरी मार में और दर्द में संबंध कैसा है? अप्रत्यक्ष है। तो मतलब लगाया किसी और पे था, चुकाया किसी और ने, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी जैसे एक है। प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी, आपके खाते में सब्सिडी आती है तो इसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, माइनस सब्सिडी। और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें प्राप्त हो जाता है मार्केट प्राइस। अब यदि बाजार मूल्य से आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट पर, किस पे जाना है? फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। आपको यदि मार्केट प्राइस दे दिया तो हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, सब्सिडी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तब हमें जाकर वो क्या पता चल जाएगा? हमें फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगा। यहां से इक्वेशन बन गई अपनी। इक्वेशन अपन ने थोड़ा तो सीख लिया था, थोड़ा और सीख लिया, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट और सीख लिया। यदि आपको दे दिया जाए कि जीडीपी एट एफसी है, इसको जीडीपी एट एमपी में बदलना है, भैया कैसे बदलोगे? फॉर्मूला लगा लो। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। शाबाश मेरे शेर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करूं, जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है एनपी एट एफसी में। अब एक एक उठा लो। पहले अक्षर पर जी है, यहां पहले अक्षर पर क्या है? एन है। मतलब ग्रोस को किस में करना है? नेट में करना है। सकल को किस में करना है? निवल में। सकल और निवल में किस बात का अंतर होता है? डेप्रीशिएशन का अंतर होता है। दूसरा, डोमेस्टिक को किस में करना है? नेशनल में। घरेलू से राष्ट्रीय ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, तो कुछ जोड़ देंगे। एनएफआई, ऐश्वर्या दीदी का कमाया हुआ पैसा जोड़ देंगे तो भारत की कुल आय आ जाएगी। एमपी से एफसी पे जाना है तो भैया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? एनएनपी एट एफसी। बोलो भैया कितनी समस्या हुई है इसमें? बोलो कोई समस्या है यहाँ पे? कोई समस्या नहीं है गुरुजी, बिल्कुल मजा आ गया। ये मेरे मन से ही मैंने ये बात जोड़ दी। अब भैया हम पढ़ चुके हैं नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम में हमने पढ़ा है जीडीपी। लेकिन क्या जीडीपी एक किसी अर्थव्यवस्था का अच्छा सूचकांक है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक है मेरा प्यारा भारत महान, एक है मेरा प्यारा भारत महान। भारत की कुल आय है 100 रुपए। एक है मनहूस पाकिस्तान, इसका तो नाम भी नहीं लिखूंगा, इसकी आय है 1000 रुपए। बोलो कहां के लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा? बोलो जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आग लगा दो, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कहां के लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा। आप कहेंगे सर मन तो कह रहा है भारत, लेकिन आपने लिख दिया ये गंदा सा पाकिस्तान। ऐसे में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। लेकिन मेरे सवाल को आपने सही से नहीं चुना। यही कारण होता है आधी सी परीक्षाओं में आपके सवाल गलत हो जाते हैं, क्योंकि सवाल का कीवर्ड नहीं समझ पाते आप। कीवर्ड क्या है? मैंने कहा कहां के लोगों का। लोग बताएं, यदि मैं लोग बता दूं, जनसंख्या यदि यहां बता दूं, यहां रहते हैं 100 लोग और यहां रहते हैं 10,000 लोग। अब बोलो कहां के लोगों का जीवन स्तर अच्छा है, तो आपको पता चलेगा मेरे प्यारे भारत महान का। अरे कैसे निकाला आपने? निकाला कुल राष्ट्रीय आय बटे, आपने कैसे निकाला? आपने, मुझे पता है, औसत निकाला है, एवरेज निकाला है। कैसे निकाला? कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल राष्ट्रीय जनसंख्या। कुल जनसंख्या आपने इससे डिवाइड कर दी। टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, मतलब औसत निकाल लिया। औसत क्या होता है? प्रति इकाई होता है, पर यूनिट होता है। मतलब मैं इसे प्रति व्यक्ति आय कह दूं तो कुछ गलत होगा कि सही होगा? बिल्कुल सही होगा मास्टर जी, आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। ऐसा मैं खुद का प्रमोशन कर रहा हूं, इतना हक मुझे शायद आप लोगों ने दे दिया होगा। प्रति व्यक्ति आय। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि जीडीपी अच्छा है कि प्रति व्यक्ति आय, आप बोलोगे इधर जीडीपी यार इतना गंदा सा है, जीडीपी को यदि देख लेता हूं तो मुझे प्रति व्यक्ति आय का नहीं पता चल रहा है। मुझे जीडीपी देखने पर वहां के लोगों के असल में जीवन स्तर नहीं पता चल रहा है, केवल जीडीपी देखने पर। लेकिन जब जनसंख्या देखता हूं और कुल आय देखता हूं, मतलब प्रति व्यक्ति आय देख रहा हूं, तो मुझे असली कहानी पता चल रही है। तो ये सवाल बन जाता है, बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट बन जाता है। इस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूं, इस स्टेटमेंट को लिख देता हूं। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में या आर्थिक विकास में, या किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास को मापने में, विकास में प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर सूचकांक है, एक बेहतर सूचकांक है। इस स्टेटमेंट को लिख लेना, रट लेना, जहां भी लिखना है, अपने दिल में लिखना है दिल में लिख लो, और अपने किताब में लिखना है किताब में लिख लो। आर्थिक विकास को मापने में प्रति व्यक्ति आय जीडीपी से बेहतर सूचकांक है, जीडीपी से बेहतर है। ये याद रखिएगा
किससे बेहतर है? जीडीपी से बेहतर है। अब यहां तो सारी की सारी बातें हो रही हैं, पैसे के लेन देन की बातें हो रही हैं, लेकिन 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 वर्ष है 1991, 1991 है। एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, देखो मनहूस पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, पहली बात तो पाकिस्तानी, ऊपर से वो है अर्थशास्त्री, और इसका नाम है महबूब उल हक। क्या नाम है? महबूब उल हक। अब महबूब उल हक इंजमाम उल हक के दादाजी हैं। अब वो कौन थे वो मैं कभी दोबारा बताऊंगा। महबूब उल हक ये कहते हैं कि जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक गुणक को दिखाता है। मतलब मैं तुम सब लोगों से, तुम जितने बच्चे हो, तुम सबसे पीट पीट कर काम करो तो काम होगा जी, बिल्कुल होगा, लेकिन मानव विकास होगा? नहीं होगा। यही बात इस आदमी ने कही। इसने कहा कि ऐसा है, जीडीपी एक मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। हमने पूछा तुम बता दो महबूब साहब, तो महबूब उल हक ने कहा कि बेटा एक मानव विकास सूचकांक है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक बेहतर सूचकांक होगा, उस अर्थव्यवस्था के गुणात्मक विकास को, क्वालिटी को दिखाएगा, क्वांटिटी को नहीं दिखाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक कैसे मापा जाता है उसमें हम नहीं जाएंगे ज्यादा, उसमें अरिथमेटिक मीन लिया जाएगा, 3 पिलर होंगे, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा और आपका प्रति व्यक्ति आय होगा। अब इसी को 1991 से ही यूएनडीपी ने भी अपना लिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ने भी अपना लिया, और 1991 के बाद हर साल, हर वर्ष यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। कौन सी विकास रिपोर्ट जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। मेरा सवाल आप लोगों से है, इस साल मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा? ये जल्दी से आप लोग पता करके आइएगा। यही अपनी राष्ट्र आय चैप्टर भी खत्म हो जाता है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मुद्रा, मौद्रिक नीति, और कल के हो सकता है हम बजट तक भी पहुंच जाएं, और परसों बेरोजगारी गरीबी कर हम इस मैराथन को, ये जो मैराथन का नाम दिया है वो इसलिए दिया है कि आपकी रेगुलर आपको ये कंटेंट मिलेगा और आपके एग्जाम से पहले कंक्रीट तरीके से आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। और इसी तरीके से भाई साहब अपना प्यार बरसाते रहिएगा और मिलते रहिएगा, और ध्यान रखिएगा, और रिवाइज करना हो तो रिवाइज करते रहिएगा। और जो भी ऑफलाइन का बच्चा है वो जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं पूरे दिन यहीं पढ़ा रहता हूं। और थैंक यू सो मच भैया, आप सभी का धन्यवाद। और इतनी मेरे शॉर्ट नोटिस पे तुम लोग आ जाते हो, इस प्यार के लिए बहुत बहुत मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा। और आभार जब मेरा पूरा, यदि आपको कुछ करना है तो भैया ये क्लासेस अच्छे से पढ़ें, और ये गारंटी मैं लेता हूं कि अपना जो एग्जाम होगा उसके अंदर यहां से सवाल टपाएंगे, यहां से सवाल लगेंगे, लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। और क्यों नहीं लगेगा, प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसी के साथ मैं इस क्लास को कहता हूं कि भैया चलो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, और अच्छे से सोइएगा, कोरोना से दूर रहिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।